गुड इवनिंग बच्चों, आप सबका ग्रुप 4 के अंदर स्वागत है। और श्री गणेश जी का नाम लेके शुरू करते हैं। पेपर 20 बिजनेस वैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट। ऐसे पेपर 20 अगर हम कंसिडर करेंगे तो उसके अंदर दो अलग अलग सब्जेक्ट है, बिजनेस वैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये ओल्ड सिलेबस के अंदर है। न्यू सिलेबस के अंदर अगर हम बात करेंगे तो जो 3 इलेक्टिव पेपर्स है, वो 3 इलेक्टिव पेपर्स में से एक आपको बिजनेस वैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट करके चॉइस आपके पास है, वो आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी के जो सब्जेक्ट है, चॉइस है आपके पास, उसके अंदर बिजनेस स्टार्टअप से रिलेटेड है और अदर एक सब्जेक्ट है। बट मोस्ट कन्वीनियंट एंड प्रैक्टिकली अगर कोई सब्जेक्ट कंसिडर किया जाए तो वो बिजनेस वैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट है। सीएमए इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी एक एमओयू साइन किया हुआ है और जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो वैल्यूएशन का सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए उन लोगों को एक एग्जाम देना होता है और वो एग्जाम के बाद वो वैल्यूएशन का सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बिजनेस वैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट ग्रुप 4 के अंदर अगर हम कंसिडर करें तो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। ग्रुप 4 के अंदर जो 4 सब्जेक्ट है उसके अंदर बीबीएम एसपीएम सबसे स्कोरिंग माना जाता है। और अगर हम हिस्ट्री को फोकस करें तो जितने भी पास आउट स्टूडेंट है हमारे, उसके अंदर से 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोगों ने मोर देन 75 मार्क्स स्कोर किया हुआ है बिजनेस वैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, मैं पहले ग्रुप 4 के अंदर सीएफआर और बिजनेस वैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट दोनों सब्जेक्ट में ही पढ़ाता था। अब थोड़ा उसके अंदर डिवीजन हुआ है। बट एक चीज आप फोकस रखिएगा कि बिजनेस वैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट के अंदर कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो सीएफआर के साथ कनेक्टेड है। अगर आपने दोनों का स्टडी मटेरियल देखा है तो आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये आपको दोनों में कॉमन मिलेगा। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड, ये भी आपको दोनों में कॉमन मिलेगा। उसके बाद जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है उससे रिलेटेड भी जो टॉपिक है वो आपको दोनों में कॉमन मिलेगा। अगेन बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर अगर हम वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज को अगर फोकस करते हैं तो वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स किसके बेस पे किया जाता है? तो वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स किया जाता है आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसके बेस पे। आप लोगों को ये ऑलरेडी इन्फॉर्म किया गया होगा कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, एक नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और दूसरा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये आपको ऑलरेडी सीएफआर के अंदर इन्फॉर्म किया होगा। ठीक है, नहीं किया है तो वो चीज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये डिफरेंस क्रिएट हुआ है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से, आईएफआरएस के इंट्रोडक्शन के बाद। उसका एक लंबा चौड़ा हिस्ट्री है जो एट प्रेजेंट हम डिस्कस नहीं करते। दोनों ही इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। जस्ट डिफरेंस उतना है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो ओरिजिनली आईसीएआई ने इश्यू किया हुआ है और मैंडेटरी किया हुआ है, और जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कन्वर्ज आईएफआरएस है, यानी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है उसको इंडिया के लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, कस्टम्स के हिसाब से क्या किया गया है, अलाइन किया गया है और उसे एक नया नाम दिया गया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो दोनों स्टैंडर्ड्स के अंदर आप अगर फोकस करेंगे तो उसके अंदर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज दोनों कवर होता है। अगर मैं इन्वेंटरी वैल्यूएशन की बात करूंगा तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बनाया गया है। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बनाया गया है। इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बनाया गया है। इंटेंजिबल एसेट्स की अगर हम बात करेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बनाया गया है। उसके बाद जो लायबिलिटीज है उसके लिए प्रोविजंस, कंटिजेंसीज एंड लायबिलिटीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 बनाया गया है। ठीक है, तो ये अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर फोकस करते हैं। हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर आपको मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, ये सब एस्पेक्ट आपको स्टडी करने होते हैं। उसके बाद आपका जो पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके ऊपर आपका जो क्लैरिटी आना चाहिए वो आ जाएगा। तो
जो बिजनेस वैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट है उसके अंदर अगर आप फोकस करेंगे तो सिर्फ मर्जर एंड एक्विजिशन और बाकी के 2-3 टॉपिक्स जो इंट्रोडक्शन के हैं वो आपको सेपरेट मिलेंगे, बाकी के टॉपिक्स कॉमन है। तो ये मैं क्लैरिफाई कर देता हूं आज फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि जब भी मैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज, ये जब मैं आपको सिखाऊंगा तो आप लोगों को वो सब सीएफआर के अंदर भी कंसिडर करना है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ये टॉपिक ऐसा है कि जिसके ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बीबीएम के अंदर भी पूछे जाते हैं और सीएफआर के अंदर भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स कॉमन है वो हमें लर्न करना एक बार है, बट दोनों पेपर के टाइम पे आपको क्या करना है, उसे कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये क्लैरिटी मैंने आपको दे दिया। आप कंफ्यूजन के अंदर मत रहिएगा कि सर ये दोनों जगह पे है तो क्या हमें दोनों अलग अलग पढ़ाया जाएगा, नहीं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एक ही बार पढ़ाया जाएगा, आपको दोनों सब्जेक्ट के अंदर उसे कंसिडर करना है। ठीक है, बिजनेस वैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट ये 50 मार्क्स कवर करता है और बाकी का जो 50 मार्क्स है उसको स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट नाम दिया गया है। वो थियोरेटिकल इन नेचर है बट इजी है, अराउंड 180-190 पेजेस है जिसको आप इजीली लर्न कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं और स्कोरिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। जो दोनों ग्रुप का प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बीबीएम एसपीएम है वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कंसिडर किया जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि अगर दोनों ग्रुप आप दे रहे हैं तो आपको जो एग्रीगेट के लिए जो सेटअप का बेनिफिट मिलता है, ठीक है, वो ज्यादा मिलता है। अगर आप हिस्ट्री स्टडी करेंगे जितने भी पास आउट है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो ग्रुप 4 है उसका जो टोटल आता है स्टूडेंट्स का वो एज कंपेयर टू ग्रुप 3 हायर आता है। और पास्ट में ऑब्जर्व किया हुआ है मैंने पर्सनली कि ग्रुप 3 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हैं बट उनका जो 50% एग्रीगेट होना चाहिए वो एग्रीगेट में वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि ग्रुप 3 के अंदर जो सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट कैसे है, लेंथी है। सबसे पहला लॉ है वो भी लेंथी है, कॉस्टिंग, एफएम दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को आप कंसीडर कर सकते हैं स्कोरिंग के लिए, और उसके बाद लास्ट डायरेक्ट टैक्सेस अगेन वो भी क्या है, लेंथी है। ठीक है, तो जिन लोगों ने दोनों ग्रुप का प्लानिंग किया हुआ है उन लोगों के लिए भी बिजनेस वैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ये मेरा एश्योरेंस है कि आप उसके अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं और सब्जेक्ट का शुरुआत करते हैं और उसके बाद जो टॉपिक है उसका शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, आप सब सीएमए फाइनल के अंदर है तो आप लोगों को कुछ बेसिक डिफरेंस मालूम होगा। सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं वो कुछ बेसिक डिफरेंस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। थोड़ा ये जो हमारा फर्स्ट या तो सेकंड लेक्चर होगा वो इंटरएक्टिव रहेगा, एक हमारा जो बॉन्डिंग है, रेपो है, वो थोड़ा डेवलप होना चाहिए। समझ में आया? अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप इमीडिएटली मुझे पूछ लीजिए कि सर आप इसके बारे में क्लैरिटी दे दीजिए, मैं इमीडिएटली आपको उसके बारे में क्लैरिटी दे दूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट्स को आप एक्यूमुलेट मत कीजिएगा, कैरी फॉरवर्ड मत कीजिएगा, इमीडिएटली आप मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहता हूं। आप सब कॉस्टिंग के स्टूडेंट्स है, 11-12 से आपने कॉमर्स सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो इसका क्लैरिटी आपको होना चाहिए। आप लोगों को क्या डिफरेंस लगता है ये 3 वर्ड्स में, कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू, क्या तीनों में कोई डिफरेंस है? यस और नो? क्या डिफरेंस आपको लगता है? जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी आंसर दे सकते हैं और उन्हें देना भी चाहिए। आप ऑनलाइन है तो आप जस्ट लिसनर बन के मत बैठिए, ठीक है, आप भी कोऑपरेट कीजिए और उसका बारे में आप हमें बताइए। यस, कौन बताएगा यहाँ पे डिफरेंस अमॉन्ग्स्ट कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू? क्या है डिफरेंस? कॉस्टिंग के स्टूडेंट है तो कॉस्ट का तो मीनिंग आना ही चाहिए। यस, बताइए। यस, ओके, एक आंसर आया है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हम एक्सपेंसेस इंकर करते हैं उसे कॉस्ट बोला जाता है। ठीक है, यस, और कोई आंसर? प्राइस मींस कॉस्ट प्लस सम प्रॉफिट। ओके,
ये भी आप बोल सकते हैं कि प्राइस का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बट उसको और एक वर्ड्स में हम डिफाइन करेंगे। यस, और वैल्यू का मतलब क्या होगा? मार्केट वैल्यू व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम सेलिंग प्राइस। ओके, और कोई? यूजफुलनेस। यूजफुलनेस, ओके। यूटिलिटी आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, अच्छा एफर्ट्स आपने किया है। यस, ऑनलाइन में से कोई बच्चा उसका आंसर देना चाहेगा? कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू के बारे में डिफरेंशिएट करना चाहेगा? हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बेसिक डिफरेंस एक्सप्लेन कर देता हूं। कोई टेक्निकल डेफिनेशन आपको नहीं देता कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर ये डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है। हम उसका जनरल डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, जनरल मीनिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉस्ट का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए या तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप जो एक्सपेंसेस इंकर करते हैं उसे आप कॉस्ट के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है कॉस्ट का मीनिंग। प्राइस को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो कंसीडरेशन आपने पे किया है, जो कंसीडरेशन आपने पे किया है या तो रिसीव किया है, ठीक है, अगेंस्ट गुड्स या तो सर्विसेज, उसे आप प्राइस कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस का सिंपल मीनिंग क्या होगा? जो भी कंसीडरेशन आपने चुकाया है या तो रिसीव किया है अगेंस्ट गुड्स और सर्विसेज, उसे आप प्राइस में क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड लास्ट जो है वैल्यू, वैल्यू को सिंपल वर्ड्स में हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ यूटिलिटी और यूजफुलनेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी आपने जो गुड्स परचेस किया हुआ है या तो आपने जो सर्विसेज रिसीव किया है उसके अगेंस्ट में आपका यूजफुलनेस, यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन, वो सब कैसा है, उसे हम वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक मीनिंग है तीनों का। आगे बढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन। मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पूछूंगा आपको आज। क्या आप में से किसी ने वैल्यूएशन के ऊपर फोकस किया हुआ है? पास्ट में कभी वैल्यूएशन लर्न किया हुआ है? एनीवन? वैल्यूएशन का स्कोप कहां पे है? वैल्यूएशन का रिक्वायरमेंट्स क्यों है? यस, आप बताइए, आप लोगों ने वैल्यूएशन किया है? यस और नो बताइए, पास्ट में कभी भी स्टडी के अंदर आपने अप्लाई किया है, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपने अप्लाई किया है? किया है सर। आप बार्गेनिंग की बात करते हैं तो वो हम सबने किया है। जब गुड्स खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो सामने वाले को क्या बोलते हैं? व्याजबी भाव बोलो, समझ में आया, ठीक है। तो क्या वो रीजनेबल प्राइस, व्याजबी भाव, ठीक है, उसको आप वैल्यूएशन बोल सकते हैं? बोल सकते हैं वैल्यूएशन, या उसको आप प्राइस बोलेंगे? प्राइस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये सब क्या है? बॉर्डर लाइन केसेस है, सब समझ में आया, सब सिमिलर लगता है बट उसमें डिफरेंस है। क्या आप उसको प्राइस बोलेंगे, वैल्यूएशन बोलेंगे? आप उसको प्राइस बोल सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यूएशन इज स्लाइटली डिफरेंट, बट आपने वो अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर अप्लाई किया हुआ है। वैल्यूएशन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने स्टडी किया हुआ है, यस आई एम श्योर। कहां पे स्टडी किया हुआ है? जस्ट रिकॉल कीजिए। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कहां पे स्टडी किया हुआ है आपने? ऐसे तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, बट एक बहुत पर्टिकुलर पार्टनरशिप आप लोगों ने पढ़ा है? यस, ये मैंने आपको हिंट दे दी है। चलो, पार्टनरशिप में कहां पे पढ़ा है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यस, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है। आप क्या करते थे? गुडविल का वैल्यूएशन करते थे, ठीक है। तो वो गुडविल का वैल्यूएशन आपने लर्न किया हुआ है। वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बहुत स्मॉल पार्ट है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए आपने अलग अलग टेक्निक्स पढ़ा होगा, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, समझ में आया? ये सब अलग अलग टेक्निक्स थी जो आपने स्टडी किया होगा। उसके बाद जो प्रॉफिट्स है उसके अंदर क्या एडजस्टमेंट हो सकता है, ठीक है, वो सब आपने स्टडी किया होगा, ठीक है। तो एक छोटा सा हिस्सा आपने क्या किया हुआ है? अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर लर्न किया हुआ है, ठीक है। बट मॉडर्न डेज के अंदर वैल्यूएशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मॉडर्न डेज के अंदर वैल्यूएशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है।
मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रुप 3 ऑलरेडी लर्न कर लिया है, ठीक है। ग्रुप 3 के अंदर आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टडी किया होगा, म्यूचुअल फंड आपने स्टडी किया होगा, डेरिवेटिव्स आपने स्टडी किया होगा, किया है। थर्ड ग्रुप किसने लर्न किया हुआ है? ऑनलाइन में से किसी ने लर्न किया हुआ है बच्चों ग्रुप 3? वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन का प्रैक्टिकल लाइफ में इंपॉर्टेंस था, बट एट प्रेजेंट वो इंपॉर्टेंस काफी हद तक गेन हुआ है, काफी हद तक गेन हुआ है। और कितने प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन का काम करते हैं? वडोदरा सिटी के अंदर जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स है, उसमें से कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट अकाउंटेंट सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन का काम करते हैं, ठीक है। मैं नाम नहीं लेता, ठीक है, बट जो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स है उसमें से एक चार्टर्ड अकाउंट सॉरी जो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है उसमें से एक कॉस्ट अकाउंटेंट ऐसे है जो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन का काम करते हैं। और वो आज से नहीं, कई सालों से, जब उन्होंने क्वालिफिकेशन लिया था सीएमए का, उसके बाद उन्होंने वैल्यूएशन का ही प्रैक्टिस किया हुआ है। चार्टर्ड वैल्यूअर, ये भी आपने सुना होगा कोई जगह पे, चार्टर्ड वैल्यूअर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ठीक है। तो ये सब वैल्यूएशन का काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो वैल्यूएशन जो वर्ड है उसका हम मीनिंग लर्न करेंगे, और वैल्यूएशन कहां पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है, वो पहले हम डिस्कस करेंगे। वेरी बेसिक डिस्कशन, ठीक है। आपके हिसाब से वैल्यूएशन कहां पे अप्लाई हो सकता है, बताइए आप मुझे। वैल्यूएशन का रिक्वायरमेंट कब अराइज हो सकता है? यस, जब एक बिजनेस टेक ओवर दूसरे बिजनेस, यस, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस और एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। आप सब लोगों ने ग्रेजुएशन के अंदर अमालगमेशन, एब्सॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा, और अमालगमेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग आता था वो किसका आता था? परचेस कंसिडरेशन का। क्या आता था? परचेस कंसिडरेशन का, पीसी बोलते थे आप सब लोग, ठीक है। अब एग्जाम्पल के अंदर वो परचेस कंसिडरेशन आपको दे दिया होता था। परचेसिंग कंपनी है, वो सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को पर शेयर इतना कैश चुकाएगी, पर शेयर इतना इक्विटी शेयर देगी, पर शेयर इतना प्रेफरेंस शेयर देगी, या तो डिबेंचर्स देगी, ठीक है। वो आपको क्लियरली मेंशन किया जाता था, और उसका जस्ट आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता था। बट प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो सबसे क्रूशियल पार्ट है वो क्या है? जब मर्जर एक्विजिशन होता है, जब अमालगमेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस होता है, ठीक है, तो कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? और कंसिडरेशन के लिए ऑलवेज एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, उसके अंदर बार्गेन जरूर होता है। जो सेलर होता है, ठीक है, और जो बायर होता है, वो दोनों का एक्सपेक्टेशन रिवर्स होता है। सेलर का एक्सपेक्टेशन ये होगा कि मैं मैक्सिमम प्राइस रिकवर करूं, वो अपना पॉजिटिव साइड रखेगा, वो अपना नेगेटिव साइड कभी नहीं बोलेगा। जो सेलर होगा उसका ऑलवेज एटीट्यूड क्या होगा, एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि मैं अपनी प्रोडक्ट का, मैं अपनी एसेट का मैक्सिमम प्राइस रिकवर करूं, इसलिए वो हमेशा अपनी पॉजिटिव बात रखेगा। तो जो वैल्यूएशन है वो बढ़ाने के लिए आपका स्ट्रेंथ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है। और जो बायर होगा उसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, उसका एटीट्यूड क्या होगा कि कम से कम प्राइस में खरीदना है, समझ में आया, ठीक है। तो वो आपके नेगेटिव एरियाज के ऊपर फोकस करेगा, पॉजिटिव तो वो जानेगा। अगर पॉजिटिव कुछ नहीं होगा तो वो आपकी प्रोडक्ट को, एसेट को बाय ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर बायर आपके एसेट के अंदर, आपके प्रोडक्ट के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड है, तो उसका मतलब क्या होगा, उसने कुछ पॉजिटिव चीजें देखी होगी, तभी वो आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड है, एसेट के अंदर इंटरेस्टेड है। तो उसका जो बार्गेनिंग होगा वो मिनिमम कंसिडरेशन के ऊपर होगा, सेलर का क्या होगा, मैक्सिमम कंसिडरेशन के ऊपर होगा, ठीक है। अब वो दोनों को एक कंसिडरेशन के ऊपर कंक्लूड करना, इट्स नॉट इजी टास्क। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर नंबर ऑफ डिस्कशंस होते हैं, नंबर ऑफ डिस्कशंस होते हैं। उसके बाद जो मर्जर एक्विजिशन है, अमालगमेशन है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस है, वो फाइनलाइज होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक मीटिंग किया और अमालगमेशन फाइनलाइज हो गया, ठीक है। उसके लिए कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स भी है, स्कीम ऑफ अमालगमेशन बनाना पड़ता है, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। उसके बाद जहां पे आप अमालगमेशन करना चाहते हैं वहां पे आपको हाई कोर्ट के अंदर स्कीम ऑफ अमालगमेशन प्रेजेंट करना पड़ता है, हाई कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ता है। और शेयर होल्डर्स अगर
अप्रूवल नहीं देते हैं, कुछ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, यानी जो शेयर होल्डर्स अपोज कर रहे हैं उनके जो भी पॉइंट्स है उसको किस तरीके से सेटिस्फाई किया जाए, ठीक है, ये सब वर्कआउट किया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, वो स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाता है। समझ में आया? तो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर नंबर ऑफ होमवर्क इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन और अमालगमेशन और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो पहला आपने बताया, बहुत सही बात बताया कि अगर बिजनेस ट्रांसफर करना चाहते हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन होता है, ठीक है, तो उसके लिए वैल्यूएशन जरूरी होता है। और कोई पॉइंट जहां पे वैल्यूएशन का रिक्वायरमेंट हो सकता है? यस, कॉन्ट्रैक्ट, यानी किसका कॉन्ट्रैक्ट? ओके, वहां पे जनरली वैल्यूएशन नहीं होता, वहां पे कॉस्ट का एस्टिमेट किया जाता है। समझ में आया? जो सपोज मैं टेंडर भरना चाहता हूं, ठीक है, तो वो टेंडर के अंदर मैं कितना कॉस्ट इंकर करूंगा, ठीक है, कितना टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो सबका क्या किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, और कोई एरिया जहां पे वैल्यूएशन जरूरी है? लिक्विडेशन। अब देखिए, कंपनी का जो लिक्विडेशन होगा, ठीक है, वो भी अलग अलग तरीके से पॉसिबल है। ठीक है, एक लिक्विडेशन क्यों हुआ, तो वो अमालगमेशन में भी कवर हो सकता है कि कंपनी है उसने अपना बिजनेस सेल आउट कर दिया, तो वो कंपनी का लिक्विडेशन हो गया, जिसको हम अमालगमेशन में सेलिंग कंपनी कहते थे। ठीक है, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो अमालगमेशन, मर्जर वो कंसिडर हो गया। आप डीमर्जर कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद स्लम सेल कंसिडर कर सकते हैं। स्लम सेल मालूम है आप लोगों को? डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आपने पढ़ा होगा, सेक्शन याद है 50C 50B, क्या पढ़ा था आपने? ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर आता था स्लम सेल, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एज अ गोइंग कंसर्न। समझ में आया? यानी एज अ गोइंग कंसर्न आप क्या करते हो, अंडरटेकिंग को ट्रांसफर कर देते हो। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ वैल्यूएशन इज वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। क्या? अनदर एरिया ऑफ वैल्यूएशन इज वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। बच्चों, आपने कभी ब्रांड वैल्यूएशन का नाम सुना है? ब्रांड वैल्यूएशन, आज की तारीख में अगर कोका कोला या तो जो सोनी है वो अगर अपना बिजनेस ट्रांसफर करती है, तो उसकी टेंजिबल एसेट्स का जितना रियलाइजेशन नहीं होगा, उससे ज्यादा रियलाइजेशन किसका होगा? ब्रांड का होगा। ठीक है, पास्ट में मैं कई एग्जांपल्स आपको दे सकता हूं जिसके अंदर बायर ने कंपनी को टेक ओवर नहीं किया, ब्रांड को टेक ओवर किया है। बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। ठीक है, पार्ले प्राइवेट लिमिटेड है, उसका सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड हुआ करता था थम्स अप एंड लिम्का। ठीक है, अगर आप लोगों को मालूम नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि थम्स अप और लिम्का ओरिजिनली पार्ले की प्रोडक्ट थी। कोका कोला ने वो ब्रांड को परचेज किया था और पार्ले ने कोका कोला को ये कंडीशन के ऊपर दोनों प्रोडक्ट सेल आउट किया था कि आप उसका नाम, उसका कंटेंट चेंज नहीं करोगे, उसको सेम ब्रांड से, सेम नेम से, सेम कंटेंट के साथ मार्केट के अंदर आप उसको लॉन्च करोगे या तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और फ्यूचर के अंदर कभी भी आपको ये दो ब्रांड सेल आउट करना है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ऑलवेज पार्ले का रहेगा। समझ में आया? ये दो कंडीशंस के बेस पे उन्होंने क्या किया था, सेल आउट किया था। 1978 के अंदर कोका कोला को इंडिया से निकाल दिया था, मोरारजी देसाई का टाइम था। ठीक है, उन्होंने स्वदेशी अभियान शुरू किया था और कुछ और रीजंस थे जिसकी वजह से 1978 के अंदर कोका कोला को बैन किया गया था। 1994 के अंदर पेप्सी ने अपना बिजनेस इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया था और पेप्सी को इनिशियल ईयर में 1994 में 20 करोड़ का लॉस हुआ था, बट देयर आफ्टर ड्यू टू हैवी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, हैवी एडवर्टाइजमेंट, वो टाइम पे जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स थे, फिल्म स्टार्स थे, सबको पेप्सी ने क्या किया था, हायर कर लिया था। और जो वर्ल्ड कप था 1996 का, वो उसने स्पॉन्सर किया था एंड अल्टीमेटली इट टर्न इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेस। और उसी को फोकस करके कोका कोला ने 1998 के अंदर एंट्री लिया था और फर्स्ट अप्रोच पार्ले को किया था। वो टाइम पे 99-2000 के अंदर कोका कोला मार्केट के अंदर पार्ले के ब्रांड के अंदर सेल आउट हुआ करता था। वो टाइम पे जब कोई कोका कोला पीता था तो उसके बॉटल के ऊपर पार्लेस प्रोडक्ट ऐसा लिख के आता था। ठीक है, और कुछ साल सक्सेसफुल बिजनेस करने के बाद कोका कोला ने वो पूरा जो सॉफ्ट ड्रिंक डिवीजन है वो पार्ले के पास से खरीद लिया। ठीक है, अभी भी कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल है पार्ले के पास, जैसे कि फ्रूटी,
है वो उसका, बट आप उसको सॉफ्ट ड्रिंक में क्लासिफाई नहीं कर सकते, माइल्ड ड्रिंक कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आई थिंक एपी जो आता है वो भी शायद पार्ले का ही है, ठीक है। तो वो सब प्रोडक्ट अभी भी पार्ले के पास अवेलेबल है, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सोनी और कोका कोला का एग्जांपल दिया, मोर देन 100 ईयर्स, 100 साल से पुराना कंपनीज है, और वो आज अगर अपना बिजनेस सेल आउट करते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को जितना टेंजिबल एसेट्स का रियलाइजेशन नहीं होगा, उससे ज्यादा उनके ब्रांड का रियलाइजेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप अनदर एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं लैंड रोवर एंड जेगुआर का। टाटा ने क्या किया है, जो फोर्ड कंपनी थी उसके पास है लैंड रोवर और जेगुआर, वो दोनों ब्रांड परचेस किया हुआ है। किसके पास है, फोर्ड के पास से परचेस किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी ब्रांड का एक्विजिशन का केस हुआ था, ठीक है। तो पास में आप देखोगे तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। बिजनेस एक्विजिशन है तो बिजनेस एक्विजिशन के अंदर ब्रांड कंसीडर किया जा सकता है, पेटेंट कंसीडर किया जा सकता है। क्या कंसीडर किया जा सकता है, पेटेंट कंसीडर किया जा सकता है। यू माइट बी सरप्राइज, जो मोटरोला कंपनी थी वो मोटरोला कंपनी को गूगल ने परचेस किया था। मोटरोला के मोबाइल्स इंडिया के अंदर बहुत सक्सेसफुल थे, वर्ल्ड वाइड बहुत सक्सेसफुल थे। जब मोबाइल टेक्नोलॉजी इनिशियली लॉन्च हुआ था तो सबसे सक्सेसफुल मोबाइल मोटरोला का माना जाता था, बड़े बड़े मोबाइल आते थे, ठीक है। तो सक्सेसफुल मोबाइल मोटरोला का माना जाता था। उसके बाद नोकिया, वो दोनों मार्केट लीडर्स माने जाते थे। आज की तारीख में किसी के पास मोटरोला या तो नोकिया का फोन नहीं है, ठीक है। बट क्या हुआ, नोकिया ने अपना जो बिजनेस है वो सक्सेसफुली लॉन्च किया। उसके बाद मोटरोला है, ठीक है, उसको बिजनेस रन करने में प्रॉब्लम हुआ था और अल्टीमेटली उसने अपना बिजनेस सेल आउट किया था और वो गूगल ने बाय किया था। और आप समझिएगा कि गूगल ने, ठीक है, वो बिजनेस परचेस किया। उसके बाद सपोज मान लीजिएगा कि एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, बट इतना जरूर याद है कि उसने सपोज बाय किया था मान लीजिएगा कि 1000 करोड़ में, और उसके बाद एक्विजिशन करने के बाद उसको 200-300 करोड़ में बेच दिया। अब आप ऐसा सोचेंगे सर गूगल जैसी इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, उसने ऐसा क्यों किया? तो मोटरोला के पास, ठीक है, नंबर ऑफ पेटेंटेड प्रोडक्ट्स थे। क्या थे? नंबर ऑफ पेटेंटेड प्रोडक्ट्स थे। गूगल ने एंड्रॉइड डेवलप किया था और गूगल ने वो एंड्रॉइड सबसे पहले ऑफर नोकिया को किया था कि आप अपने मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड को अप्लाई कीजिए, बट नोकिया ने मना किया था कि आई एम सेटिस्फाइड विद विंडो, और उसे विंडो का फ्यूचर ब्राइट लगा और उसके बाद एंड्रॉइड उसने पास ऑन किया सैमसंग को। और आज आप जानते हैं कि सैमसंग का जो बाकी का इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उसकी कंपैरिजन में उसके मोबाइल फोन है, ठीक है, उसका सेल कितना ज्यादा है, ठीक है, और वो सभी रेंज के कस्टमर के लिए अपना प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। सैमसंग का मोबाइल है वो 2 लाख रुपए, 1.5-2 लाख रुपए का भी आएगा और 6-7 हजार रुपए का भी आएगा, ठीक है। एप्पल जैसा नहीं है कि मुझे सिर्फ प्रीमियम कस्टमर ही चाहिए, ठीक है, नहीं। सैमसंग ने हर एक रेंज ऑफ कस्टमर के लिए क्या किया हुआ है, प्रोडक्ट बनाया हुआ है मोबाइल के अंदर, ठीक है। तो वो टाइम पे गूगल को एंट्री लेना था इसमें, मोबाइल बिजनेस के अंदर, ठीक है। उसका आता है ना वो क्या, पिक्सल, गूगल का पिक्सल मोबाइल आता है, ठीक है। तो उसके लिए उसको टेक्नोलॉजी डेवलप करना था, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी डेवलप करने में काफी टाइम चला जाता। मोटरोला ऑलरेडी वो बिजनेस के अंदर थी, तो जस्ट प्रोडक्ट का पेटेंट लेने के लिए क्या किया था, उसने मोटरोला को बाय किया था और उसमें से कुछ प्रोडक्ट अपने नाम पे पेटेंट करवाने के बाद बाकी को उसने सेल आउट कर दिया था। और उसके बाद उसने क्या किया था, मार्केट के अंदर क्या किया था, अपना जो मोबाइल है, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस किया था। पिक्सल एक टाइम ऐसा था कि काफी लोग उसको यूज करते थे बिकॉज ऑफ कैमरा क्लैरिटी, ठीक है, उसका जो कैमरा का क्लैरिटी था वो बेस्ट था और पिक्सल गूगल का प्रोडक्ट था और एंड्रॉइड भी गूगल का ही था, ठीक है। तो उसकी वजह से उसको कुछ एडेड एडवांटेज मिलता था, ठीक है। टेक्नोलॉजी, मैं टेक्नोलॉजी के बारे में इतना डिस्कशन नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट टेक्नो ब्रांड, दैट मीन्स टेक्नो ब्रेन। तो ये एक ब्रांड को आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रांड का वैल्यूएशन, गुडविल का वैल्यूएशन, पेटेंट, पेटेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को ये भी हिस्ट्री मालूम होगा कि सैमसंग ने जब ओरिजिनली स्मार्टफोन्स मार्केट के अंदर लॉन्च किया था और कुछ उसके जो मोबाइल्स थे वो मोबाइल्स के अंदर उसने क्या किया था, उसने एप्पल का पेटेंट था, ठीक है, वो चुरा के यूज किया था, ठीक है। उसको अच्छी तरह से मालूम था कि मैंने ये जो पेटेंट चुराया है, ठीक है, वो कल कोर्ट के अंदर प्रूव हो जाएगा और एप्पल उसके अगेंस्ट में कॉम्पेंसेशन भी डिमांड करेगा, ठीक है। इसलिए उसने प्राइस रेंज भी ऐसा ही रखा था और जो गैलेक्सी सीरीज थी और बाकी सब सीरीज थी वो बहुत सुपर हिट हो गई सैमसंग की, ठीक है। और एप्पल ने उसके बाद उसके ऊपर केस किया था
और अल्टीमेटली एप्पल की फेवर के अंदर डिसीजन आया था और करोड़ ऑफ रुपीस उसको कॉम्पेंसेशन चुकाना पड़ा था बिकॉज ऑफ पेटेंट वायोलेशन, बिकॉज ऑफ पेटेंट वायोलेशन। ठीक है, तो पेटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पेटेंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो पहले के लोग टेक्नोलॉजी और पेटेंट के अंदर इतना नहीं मानते थे। कितने सारे इन्वेंशंस ऐसे हैं, ठीक है, जो इंडियन ने क्या किया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था, बट उन लोगों ने कभी उसको पेटेंट नहीं करवाया। ठीक है, और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे या तो बाकी की कंट्रीज के जो भी साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने वो चीजें क्या किया, हमने बनाया ऐसा करके पेटेंट करवा दिया। समझ में आया? तो पेटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका अनदर एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि हुंडई जो कार मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, आप लोगों ने शायद वो मॉडल नहीं देखा होगा, बट हुंडई का सोनाटा करके एक मॉडल आता था, ओरिजिनल मॉडल, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, 15 साल पहले का। अगर आप सोनाटा का मॉडल देखोगे ना तो वो एग्जैक्टली मर्सिडीज जैसा दिखता था। हुंडई ने जो सोनाटा ओरिजिनल लॉन्च किया था वो एग्जैक्टली मर्सिडीज जैसा दिखता था, और उसने लॉन्च किया तो उसको काफी सक्सेसफुल, ठीक है, रिस्पॉन्स मिला पब्लिक की तरफ से, क्योंकि देखने वाले को तो लोगों नहीं देखा तो उसको ऐसा ही लगेगा कि भाई ये तो मर्सिडीज सामने से आ रहा है। ठीक है, वो 50 लाख 60 लाख का कार और ये 18 लाख 20 लाख का कार, समझ में आया? ठीक है, तो वो उसने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया और वो भी सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, उसके बाद मर्सिडीज ने केस किया कि भाई ये क्या है, बंद करो। ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, अगेन मर्सिडीज के फेवर में वो पेटेंट का जजमेंट आया था और सोनाटा का डिजाइन हुंडई को चेंज करना पड़ा था। ठीक है, हुंडई ने बिजनेस एक्सपांड करने के लिए बहुत बड़ा बड़ा टेक्निक्स यूज किया हुआ है, प्योर बिजनेसमैन। ठीक है, मार्केट को कैप्चर करने के लिए उसने क्या किया है, बहुत पॉलिटिक्स भी रन किया हुआ है। ठीक है, इवन मैं आपको बता दूं कि जो होंडा सिटी है उसके भी एक मॉडल को उसने क्या किया था, कॉपी किया था, होंडा ने उसके ऊपर केस किया था और वो भी बंद करना पड़ा। क्रीटा के भी जो 5-6 वेरिएंट है, वो वेरिएंट में से एक वेरिएंट ऐसा था जो मर्सिडीज का कॉपी था, अगेन मर्सिडीज का कॉपी था, वो भी मर्सिडीज ने क्या किया था, केस करके बंद करवाया था। समझ में आया? ठीक है, और ये जो पेटेंट है उसका वैल्यूएशन बहुत हायर जाता है। समझ में आया? और वो पेटेंट जैसे डिजाइन आप बोल सकते हैं, ठीक है, बट उसका इंपॉर्टेंस जरूर होता है। ठीक है, हर फील्ड के अंदर पेटेंटेड जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसका एक इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, कोका कोला की अगर हम बात करें तो कोका कोला के ऊपर नंबर ऑफ केसेस हुए हैं, कोका कोला के ऊपर नंबर ऑफ केसेस हुए हैं। ठीक है, कुछ तो इंडियन से केस किया था कि इतना प्रोपोर्शन के अंदर अगर ये मटेरियल इकट्ठा करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो टेस्ट आता है वो कोका कोला जैसा आता है। ठीक है, और मेरे पास कागज है, मेरे दादाजी ने ये फॉर्मूला बनाया था। समझ में आया? ठीक है, अगर कोका कोला ये बात को एग्री नहीं करती है, ठीक है, तो उसका जो भी पेटेंट है, ठीक है, यानी उसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस का फॉर्मूला है, ठीक है, वो हमें बताए और ये प्रूव करे कि ये प्रोडक्ट वो यूटिलाइज नहीं कर रही, यानी ये सब मटेरियल वो यूटिलाइज नहीं कर रही अपने सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ केसेस हुए हैं कोका कोला के ऊपर, और कोका कोला के एडवोकेट ने वो सब पिटिशंस, वो सब क्लेम्स रिजेक्ट कर दिए और एक ही चीज बताई कि जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसको बनाने का जो तरीका है, जो कंटेंट मटेरियल हम यूज करते हैं, वो हमारा मोनोपोली है, और उस पेटेंटेड प्रोडक्ट को हमने बहुत सिक्योरिटी के साथ रिजर्व रखा हुआ है। ठीक है, अगर वो चीज हम कोर्ट के अंदर बताएंगे, ठीक है, तो वो पब्लिसाइज हो जाएगा, और वो पब्लिसाइज हो जाएगा तो उसका एडवर्स इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा, कंपनी के ऊपर आएगा। ठीक है, इसलिए कंपनी ये क्लेम एंटरटेन नहीं करेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब कंटेंट मिलाने से टेस्ट कोका कोला की तरह आता है, ठीक है, तो आप नए ब्रांड से क्या कीजिए, वो सॉफ्ट ड्रिंक बना के बेचना शुरू कर दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है, सो पास्ट में आप देखोगे तो ऐसा नंबर ऑफ केसेस हुए हैं। ठीक है, और वो नंबर ऑफ केसेस अगर आप स्टडी करोगे, ठीक है, तो आप एक चीज रियलाइज करोगे कि ये जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन बहुत सब्जेक्टिव है। अगर आप सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन 5 वैल्यूअर को दोगे तो इट माइट बी पॉसिबल दैट ऑल ऑफ देम कम विथ न्यू फिगर। समझ में आया? अगर मैं सिंपल एक अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं तो मैंने जब ऑफिस परचेस किया था तो उसके लिए लोन के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर के पास से वैल्यूएशन करवाते हैं। ठीक है, और मैंने 3 बैंक के अंदर अप्लाई किया था और तीनों बैंक के वैल्यूअर ने जो वैल्यूएशन किया था वो अलग अलग था।
हर एक बैंक का अपना एक वैल्यूअर होता है, हर एक बैंक का एक अपना वैल्यूअर होता है, ठीक है। तो तीनों का वैल्यूएशन अलग अलग आया, ठीक है। तो वैल्यूएशन बहुत सब्जेक्टिव है, आप ऐसा कभी भी नहीं कह सकते कि भाई ये सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ये 5 लोगों को मैं देता हूं तो 5 लोगों का जो वैल्यूएशन है वो एक जैसा आना चाहिए। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि वैल्यूएशन है उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स है। वैल्यूएशन सर्टेन एजम्पशंस और कंडीशंस को बेस लेके किया जाता है, समझ में आया, ठीक है। और हर एक पर्सन का एनालिटिकल स्किल डिफरेंट होता है, समझ में आया। उसका एजम्पशंस है, ठीक है, वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। वो जो कंडीशंस फोकस करता है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो वैल्यूएशन एक जैसा नहीं आता। और पास्ट में अगर आप देखोगे तो अभी जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर केसेस हो रहे हैं, ठीक है, जो विजय माल्या है वो देश छोड़ के भाग गया, समझ में आया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे, ठीक है, बिजनेसमैन थे जिन्होंने क्या किया, देश छोड़ के चले गए, ठीक है। अगर आप पास्ट में वो सब हिस्ट्री स्टडी करोगे, ठीक है, तो एक चीज नोटिस करोगे कि उन लोगों के फंडिंग के अंदर, ठीक है, मैनिपुलेशन हुआ है। अब आप ऐसा समझिएगा कि मैं कोई ब्रांड परचेस करना चाहता हूं, उसका वैल्यूएशन आया 3,000 करोड़ और बैंक ने मुझे उसका 80% 2400 करोड़ फाइनेंस किया। अब उसके अंदर आप ऐसा समझिएगा कि कोई कंट्रोवर्सी हो गई, ठीक है, तो बैंक वो 2400 करोड़ रिकवर कैसे करेगी? ब्रांड कहां पे दिखता है? अगर मैंने लैंड के अगेंस्ट में लोन लिया हुआ है, ठीक है, तो चलो लैंड को सीज कर दिया, बेच दिया, समझ में। ब्रांड को कैसे बेचोगे? ठीक है, वो रजिस्टर्ड ब्रांड है, ठीक है, उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई तो बैंक वाला फंस जाएगा। और ब्रांड का वैल्यूएशन है वो इटसेल्फ कंट्रोवर्शियल है। जो पास्ट में ब्रांड का फंडिंग हुआ था, मैं कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करता, बट उसने जब फंडिंग के लिए अप्लाई किया तो एक कंपनी ने 1800 करोड़ का वैल्यूएशन किया, दूसरी कंपनी ने 3100 करोड़ का वैल्यूएशन किया। यानी पहले वैल्यूअर ने 1800 करोड़ का वैल्यूएशन किया, दूसरे ने 3100 करोड़ का वैल्यूएशन किया। अब आरबीआई का स्ट्रिक्ट रूल है कि अगर दो वैल्यूअर का वैल्यूएशन है वो 10% या तो 20% से ज्यादा डिफर हो रहा है तो थर्ड का ओपिनियन लिया जाएगा और थर्ड के ओपिनियन के बाद जो लोएस्ट वैल्यूएशन है, ठीक है, उसको फोकस किया जाएगा और उसके अगेंस्ट में फंडिंग किया जाएगा, ठीक है। ऐसा आरबीआई का क्या था, सर्कुलर था, गाइडलाइन था। बट बैंक वालों ने क्या किया, मिले हुए थे सब 1800 करोड़ और 3100 करोड़ का दो अलग अलग वैल्यूएशन आया तो तीसरा वैल्यूएशन लेना चाहिए और लोएस्ट के ऊपर फाइनेंस होना चाहिए, बट ऐसा हुआ ही नहीं। तीसरा ओपिनियन ही नहीं लिया गया और 3100 करोड़ के ऊपर फाइनेंस हुआ, समझ में आया। अब हायर वैल्यूएशन के ऊपर फाइनेंस हुआ, उसका उतना प्रैक्टिकल रिलेवेंस नहीं था, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, बैंक को, ठीक है, लॉसेस उठाना पड़ा, ठीक है। एनपीए के अंदर वो चीज क्लासिफाई हुआ, देश छोड़ के भागना पड़ा, समझ में आया, ठीक है। तो पास्ट में ऐसे कई एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जहां पे बैंक ने क्या किया हुआ है, इस तरीके से फाइनेंस किया हुआ है, ठीक है, प्रॉपर सेफगार्ड के साथ फाइनेंस करना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो वैल्यूएशन बहुत सब्जेक्टिव है। तो इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यूएशन जिसके अंदर आप पेटेंट कंसीडर कर सकते हैं, गुडविल कंसीडर कर सकते हैं, ब्रांड कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, ये सब आप वैल्यूएशन के लिए कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज मालूम होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ठीक है, उसके अंदर अगर आपको स्टेक लेना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी है तो सेबी को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसके लिए लॉज बनाए गए, समझ में आया। जियो के अंदर जो जुगरबर्ग है उसने क्या किया था, स्टेक एक्वायर किया था, ऑलमोस्ट 5% से 10% के बीच के अंदर उसने स्टेक एक्वायर किया था। एट प्रेजेंट एग्जैक्ट परसेंटेज कितना है वो मुझे मालूम नहीं है, और उसके लिए उसने करोड़ों रुपीस चुकाया था, उसके लिए उसने क्या किया था, करोड़ों रुपीस चुकाया था, ठीक है। तो जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर प्राइस डिस्क्लोज होता है, सेंसेक्स के अंदर यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, क्या उसके बेस पे जुगरबर्ग ने परचेस किया होगा? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उसका लिस्टिंग हुआ है, ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो प्राइस डिस्क्लोज होता है क्या वो मार्केट प्राइस है? क्या वो शेयर का मार्केट वैल्यू है? तो मार्केट वैल्यू नहीं है तो क्या है? अगर मैं
आज की तारीख में आप ऐसा समझिएगा कि 2500 के आसपास रिलायंस का शेयर का प्राइस है, 2450 से 2500 के बीच में एट प्रेजेंट है, 2800 2850 जाके वापिस आया हुआ है। ठीक है, तो अगर मुझे रिलायंस मान लीजिएगा कि 2500 है, कितना है, ₹2500 है, ठीक है, एक शेयर का प्राइस। अब मैं 1 करोड़ शेयर लेना चाहता हूं, किसके, रिलायंस के, तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 2500 करोड़ का। कितना होगा, 2500 करोड़ का। तो क्या मैं रिलायंस के 1 करोड़ शेयर लेना चाहता हूं तो 2500 करोड़ का मैं कंसिडरेशन चुकाऊंगा, नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो करंट मार्केट प्राइस नहीं है, जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर प्राइस डिस्क्लोज होता है। ठीक है, नंबर ऑफ पर्संस का ये मिसकंसेप्शन होता है कि वो मार्केट प्राइस है, ठीक है, मार्केट वैल्यू है। अगर लेमैन ऐसा सोचता है तो हम उसको सही मान सकते हैं, बट बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, उसको हम मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं कर सकते। हाँ, आप उसको वेल्थ कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जो रिचेस्ट पर्सन का लिस्ट आता है उसके अंदर जो पर्सन का वेल्थ होता है, ठीक है, वो मार्केट प्राइस के बेस पे कंसिडर किया जाता है। ठीक है, बट वो जो मार्केट प्राइस होता है वो प्रैक्टिकली क्या होता है, क्या होता है प्रैक्टिकली, जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर प्राइस होता है, ठीक है, वो एक्चुअली मार्केट प्राइस नहीं होता, वो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस होता है। क्या होता है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। 2500 रुपया एक शेयर का रिलायंस का है, तो उसका मतलब क्या होगा कि जो लास्ट ट्रेडिंग हुआ होगा रिलायंस के शेयर्स का वो 2500 में हुआ होगा। अब किसी ने एक शेयर लिया हुआ है तो भी, ठीक है, वो 2500 ही डिस्क्लोज करेगा। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो प्राइस डिस्क्लोज होता है उसको लास्ट ट्रेडिंग प्राइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, एलटीपी उसको बोला जाता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो मार्केट प्राइस ही डिस्क्लोज करे। जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका जो मार्केट प्राइस है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, भले इंडिया 1947 के अंदर इंडिपेंडेंट हो गया, बट आज की तारीख में हमारे कुछ मार्केट्स ऐसे हैं जिसको एफआईआई ही क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, एफआईआई बहुत बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है, अलग अलग इन्वेस्टरों के ग्रुप है, बट उन लोगों के पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। ठीक है, और वो मार्केट को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जब वो इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट तेजी से बढ़ता है, और जब वो सेल आउट करता है तो स्टॉक मार्केट तेजी से गिरता है। ठीक है, तो एफआईआई का काफी रोल है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। कोविड 2020 के अंदर जब आया था और मार्च 2020 के अंदर फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, कब, मार्च 2020 में फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था। चाइना में तो उसका इफेक्ट बहुत पहले से शुरू हो गया था, बट इंडिया के अंदर उसने धीरे 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 शुरुआत किया था मार्च महीने के बाद, और उसके बाद अप्रैल, मई और जून के अंदर जो स्टॉक मार्केट डाउन हुआ था, ठीक है, वो आप बिलीव एक दिन के अंदर 5-5 हजार पॉइंट का डिफरेंस, 2000-3000 पॉइंट तो डाउन हुआ था। स्टॉक एक्सचेंज का रूल है कि अगर 10% से ज्यादा अगर कम होता है तो स्टॉक मार्केट बंद कर दिया जाता है, और एक दिन ऐसा हुआ था 3300 पॉइंट्स डाउन हुआ था, स्टॉक मार्केट बंद कर दिया गया था आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर से रीओपन किया गया था। ठीक है, तो वो टाइम पे गवर्नमेंट प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेती है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस स्टॉक मार्केट में रहना चाहिए। ठीक है, तो वो स्टॉक मार्केट के अंदर उसका कॉन्फिडेंस रहे, कंपनीज है, ठीक है, वो कंपनीज का जो भी नेटवर्थ है वो सडन डाउन ना हो जाए, ठीक है, उसके लिए प्रिकॉशनरी मीटिंग बुलाई जाती है, और जो इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों को रिक्वेस्ट किया जाता है कि अभी कस्टमर यानी जो इन्वेस्टर है उनका कॉन्फिडेंस टूट गया है, आप मार्केट को क्या कीजिए, कंट्रोल कीजिए, और जो भी सेल आउट होता है उसको बाय कीजिए। और वो टाइम पे जो कुछ मेजर इन्वेस्टर है इंडिया के, उसमें से एक LIC आता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मेजर इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड। इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है उसके अंदर से एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो LIC का है। ठीक है, तो LIC, उसके बाद जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उन लोगों को रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप अपना जो पोर्टफोलियो है उसको मेंटेन कीजिए, और जो मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर है उसको आप कंट्रोल कीजिए। समझ में आया? और वो टाइम पे एक दिन मुझे अच्छी तरह से याद है, अराउंड 3300 पॉइंट सेंसेक्स डाउन हुआ था, और स्टॉक मार्केट बंद कर दिया गया था, और उसके बाद वो डे पे जो क्लोजिंग था ना वो 2000 पॉइंट्स प्लस में था। क्या था? 2000 पॉइंट्स प्लस में था। तो आप ऐसा समझिएगा कि 3000 पॉइंट डाउन में से 2000 पॉइंट प्लस, यानी कितना मूवमेंट हुआ,
5000 पॉइंट्स का। अब 5000 पॉइंट्स कोई सिंपल चीज नहीं है, समझ में आया। तो वो टाइम पे जो सिचुएशन था, ठीक है, वो टाइम पे जो प्रैक्टिकल सिचुएशन था उसको आप अगर रिकॉल करेंगे तो स्टॉक मार्केट टूट रहा था, और इंडिया का नहीं, वर्ल्ड लेवल के अंदर स्टॉक मार्केट टूट रहा था। बट एक चीज थी, उसका प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहा था, एंड दैट वाज गोल्ड। क्या था? गोल्ड था, ठीक है। तो आप ऐसा समझिएगा कि 2020 के अंदर 36,000 38,000 के आसपास गोल्ड का रेट था, और कोविड का जो टाइम था वही टाइम में, दैट मींस 2020 के अंदर ही जो गोल्ड है वो 36,000 38,000 से सीधा 57,000 58,000 तक गया था, समझ में आया। तो आप ऐसा सोचिएगा कि वहां पे इन्वेस्टमेंट तो हो रहा था, वहां पे इन्वेस्टमेंट तो हो रहा था, ठीक है। कुछ कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने 2019-20 के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट फिर भी उसका मार्केट प्राइस आधा हो गया था। रिलायंस 1600-1700 से 800 रुपए पे आ गया था, ठीक है। बजाज फाइनेंस से वो 6000 के ऊपर से सीधा 1700 के ऊपर आ गया था, ठीक है। अब कोविड का इंपैक्ट शुरू हुआ था मार्च 2020 में इंडिया के अंदर, ठीक है, और उसके बाद मार्केट क्रैश होना शुरू हुआ था। तो मार्च 2020 यानी ऑलमोस्ट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 कंप्लीट हो चुका था। यस, कितनी कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने 2019-20 के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो उन लोगों का मार्केट प्राइस बढ़ना चाहिए, बट वो बढ़ा नहीं, डाउन हो गया, क्योंकि मार्केट नेगेटिव रिस्पॉन्ड कर रहा था, समझ में आया, ठीक है। तो अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, उसके बाद भी क्या हुआ, उसका मार्केट प्राइस डाउन हो गया। गोल्ड का बढ़ गया। अब सर ये कैसा, गोल्ड क्यों बढ़ा? तो आप बहुत सिंपल सा लॉजिक अप्लाई कीजिए। अगर मेरे पास 5 लाख रुपया है तो मैं घर की तिजोरी में रखूंगा, 10 लाख 15 लाख 20 लाख है तो मैं घर की तिजोरी में रखूंगा, 1 करोड़ है तो भी मैं हिम्मत करके घर में रखूंगा। बट मेरे पास 500 करोड़ 1000 करोड़ है तो मैं क्या करूंगा? यहां से पैसा निकाला तो कोई जगह पे तो डालूंगा, बैंक में नहीं रखूंगा। कोविड का टाइम था, एनपीए बढ़ गया था, मोरेटोरियम चल रहा था, बैंक उठ गई, तो समझ में आया। तो लोगों ने क्या किया, जो स्टॉक मार्केट में से पैसा छूटा वो कहां पे डाल दिया? सीधा गोल्ड में डाल दिया, ठीक है। डिमांड हाई थी, सप्लाई कम था, सीधा क्या हुआ? प्राइस राइज, समझ में आया, ठीक है। तो ये सब चीजें आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ऑब्जर्व कीजिए। आप फाइनल के स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो अपना स्टडी के ऊपर, अपना जो लर्निंग है उसके ऊपर तो फोकस कीजिए, बट कुछ एरिया से ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। एक क्वालिफिकेशन भी है, सीएफ है, चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट, समझ में आया। कितने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है जिन लोगों का नेचर ऑफ बिजनेस ही क्या है, वो बड़े बड़े लोगों का पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं, समझ में आया कि भाई आपके पास पैसा पड़ा हुआ है तो आप इन्वेस्ट कीजिए। कितने इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हैं जिन लोगों के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल है, बट उनके पास अच्छा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर आप उसको अच्छे आइडियाज दोगे, ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखाओगे, तो वो आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। ये जो सब स्टार्टअप्स होता है उसके अंदर पैसा किसका होता है? किसका होता है पैसा? ये सब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ओला का अगर आप बात करेंगे तो ओला है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किसका है? टाटा का है, समझ में आया, ठीक है। तो आप ये चीज समझिएगा कि वो स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, बट वो इन्वेस्टमेंट ऐसे ही नहीं करेंगे। 200-300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यानी छोटी बात नहीं है। और कुछ बिजनेस ऐसे है कि जिसके अंदर इनिशियली आपको ग्रोथ नहीं दिखाई देगा, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो ग्रोथ आएगा ना वो एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक है। अमेजोन की अगर मैं बात करूं तो एक कमरे में से अमेजोन का शुरुआत हुआ था, ठीक है, और 8 से 10 साल उसका बिजनेस लॉस में रहा था, ठीक है। और 2010 के बाद जो उसने रफ्तार पकड़ी है, 2010-11 के बाद, ठीक है, आज तो जो रिचेस्ट पर्सन है उसमें से एक अमेजोन का मालिक है, ठीक है। जो टेस्ला का ओनर है, ठीक है, वो भी रिचेस्ट पर्सन में से एक आता है। वॉरेन बफेट है, ठीक है, वो भी रिचेस्ट पर्सन में से एक आता है, ठीक है। तो ये सब ने क्या किया? ब्रांड क्रिएशन किया। किसी ने अमेजोन के बारे में इतना सोचा भी नहीं था कि एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, किसी ने सोचा नहीं था, ठीक है, बट हो गया। और पास में नंबर ऑफ एग्जांपल्स है, नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऐसे है कि जिसके अंदर वेल्थ क्रिएशन के अंदर जो ग्रोथ दिखाई दिया वो बियॉन्ड द आपका एक्सपेक्टेशन, या तो बोल सकते हैं इमेजिनेशन, हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं। मैं और कुछ नहीं, एक सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। 1981 के अंदर 10,000 का इन्वेस्टमेंट, उसका वर्थ 2011 में आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
1981 के अंदर आपने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, 2011 में आप उसके अगेंस्ट में कितना वैल्यू एडिशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा क्या सोचेगा बंदा? 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ सर, बस उसके बाद नहीं, 600 करोड़। कैन यू बिलीव दैट? 1981 के अंदर 10,000 का इन्वेस्टमेंट 2011 के अंदर 600 करोड़ रुपए का था। कैन यू इमेजिन? और मैं ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर आई हुई बातें शेयर नहीं कर रहा, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं विप्रो की, ठीक है, विप्रो अजीम प्रेमजी, ठीक है, उसके शेयर्स ने, ठीक है, जो रफ्तार पकड़ी थी 80s के अंदर, 90s के अंदर और 2000 के बिगिनिंग के अंदर, ठीक है, उसने इतनी बार स्टॉक स्प्लिट किया, इतनी बार बोनस दिया, ठीक है, आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक है, आपने ओरिजिनल 100 शेयर्स बाय किया था, ठीक है, तो वो 100 शेयर्स लाखों में चले गए, नंबर ऑफ शेयर्स। सर ये कैसे पॉसिबल है? समझ में आया? ये कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा हुआ था, 100 रुपए की फेस वैल्यू के ऊपर से 10 रुपए, 5 रुपए के ऊपर आ गई वो फेस वैल्यू, ठीक है, क्यों आ गई? स्प्लिट क्यों करना पड़ा? प्रेजेंट मैं बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूं बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का, बजाज फाइनसर्व बोला जाता है, ठीक है, उसका एक शेयर का प्राइस क्या था? उसके एक शेयर का प्राइस था अराउंड 17,000 के आसपास उसका रेट था। उसने क्या किया? एक शेयर को 5 शेयर के अंदर स्प्लिट किया और एक के ऊपर एक बोनस दिया। समझ में आया? क्या किया उसने? एक शेयर को 5 शेयर में स्प्लिट किया। अब स्प्लिट करना क्यों जरूरी है? तो सीधा हिसाब है कि मैं इन्वेस्टर हूं, स्टॉक मार्केट के अंदर 500 का शेयर है, 1,000 का शेयर है, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, 2,000 का है, 3,000 का है, 5,000 का है, तो मैं शायद इन्वेस्ट करूंगा। बट अगर शेयर 15,000, 20,000 का हो जाएगा तो मैं अब इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि 20,000 का शेयर 5% भी मूवमेंट आया तो 1,000 रुपीज डाउन हो जाएगा। अगर मैं डिलीवरी लेता हूं, ठीक है, तो 2,000 के शेयर के ऊपर जो ब्रोकरेज होगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होगा, ठीक है, वो सब मिला के मुझे 50-60 रुपया तो वैसे भी चुकाना पड़ेगा, बाइंग के टाइम पे, सेलिंग के टाइम पे। समझ में आया? तो रिस्क कितना बढ़ जाता है, ठीक है। तो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स उसके अंदर इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। समझ में आया? तो जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। एमआरएफ का आप देखिए 80-90 हजार के आसपास उसका प्राइस है, आइसर है, ठीक है। तो ये सब बड़े बड़े शेयर्स है, ठीक है। ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे भी कुछ शेयर्स ऐसे हैं, ठीक है, जिसका अगर इंडियन रुपीस में आप कन्वर्जन करोगे तो 2-2.5 लाख रुपीस होता है, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस से क्या किया? उसको स्प्लिट कर दिया कि भाई 17,000 रुपए का शेयर है, ठीक है, एक शेयर मान लीजिएगा कि उसका 100 रुपीज प्राइस है, ठीक है, तो उसको 5 में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो अब 17,000 पहले 50 रुपया मान लीजिएगा 100 रुपया है, तो 100 रुपया फेस वैल्यू है, ठीक है, वो 100 रुपया फेस वैल्यू है, एग्जाम्पल के लिए एज्यूम कीजिएगा 100 रुपया फेस वैल्यू है, उसका 17,000 है। तो उसने क्या किया? एक शेयर को 5 शेयर के अंदर डिवाइड कर दिया, यानी 100 रुपए का एक शेयर था, उसको उसने क्लासिफाई किसमें कर दिया? 20 रुपए के 5 शेयर के अंदर। तो अल्टीमेटली शेयर्स डिवाइड हो गए, एक शेयर कितने में कन्वर्ट हो गया? 5 में कन्वर्ट हो गया। तो मार्केट प्राइस भी क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। समझ में आया? डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। अब उसके बाद बोनस इश्यू करेगी तो क्या होगा? एक पे एक बोनस दिया, तो आप अगर 17,000 को डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आएगा? ठीक है, कितना आएगा? 3400 आएगा। समझ में आया? तो एक शेयर का प्राइस कितना हो गया? 3400। पहले 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर 17,000 में बिकता था, अब स्प्लिट कर दिया, फेस वैल्यू डिवाइड कर दिया, तो अब 20 रुपए का एक शेयर कितने में बिकता है? 3400 में। समझ में आया? वर्थ तो एज इट इज रहा। पहले आपके पास एक शेयर था 100 रुपए की फेस वैल्यू का, जिसका वर्थ कितना था? 17,000। अभी आपके पास 20 रुपए के 5 शेयर है और 20 रुपए का एक शेयर का प्राइस कितना है? 3400। तो आपका वर्थ कितना रहा? ठीक है, एज इट इज रहा, ठीक है। तो वर्थ चेंज नहीं हुआ, वैल्यू चेंज नहीं हुआ, बट क्या हुआ? प्राइस स्प्लिट हो गया। तो अब क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब उसके बाद 3400 हुआ, उसके बाद उसने क्या किया? एक पर एक बोनस दे दिया, ठीक है। तो अगेन क्या हो जाएगा? एक पर एक बोनस दिया तो 3400 का भी आधा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 शेयर इश्यू किया, बोनस शेयर इश्यू किया, कंपनी ने विदाउट कंसिडरेशन इश्यू किया बोनस शेयर है, तो उसको कोई फंड तो मिला नहीं, तो बिजनेस के अंदर तो फंड आया नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली वर्थ तो एज इट इज रहेगा, यस, ठीक है। कैश कंसिडरेशन से इश्यू किया होता तो फंड आता, बट बोनस शेयर्स में तो विदाउट कंसिडरेशन दिया जाता है, ठीक है। तो एक शेयर जो 3400 रुपए का था, उसके ऊपर एक पे एक बोनस दे दिया, ठीक है, तो वो कितने का हो जाएगा? 1700 का हो जाएगा। समझ में आया? इसीलिए आप अगर आप देखोगे आज बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का, बजाज फिनसर्व, ठीक है, तो उसका जो शेयर प्राइस है वो 17,000 के आसपास इनिशियली था, बट अभी
थोड़ा और रिसेशन आया है तो अभी 1300-1400 के आसपास है, ठीक है, बट ओरिजिनली वो कितना था, 17-18 हजार रुपए का, ठीक है। तो जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या होता है कि चलो लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, लिस्टिंग हुआ है उसका, तो उसका एक करंट मार्केट प्राइस अवेलेबल है, बट जरूरी नहीं है कि वो मार्केट वैल्यू है, बिकॉज नंबर ऑफ फैक्टर्स आर अफेक्टिंग करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो वो सिचुएशन के अंदर शेयर ट्रांसफर करने के लिए शेयर्स का वैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिएगा कि आप प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर है, अब प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर है तो वो शेयर्स तो रेडिली मार्केटेबल होते नहीं। अब मान लीजिएगा कि कोई कंपनी के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसके अंदर मेरा 20% स्टेक है, ठीक है, 10 साल मैंने क्या किया, वो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, अब वो शेयर्स को मैं बेचना चाहता हूं। अब मैंने लिया था, मान लीजिएगा कि मैंने लिया था 20 लाख रुपीस के अंदर, ठीक है, 20 लाख रुपीस के अंदर 20% स्टेक एक्वायर किया था 10 साल पहले। तो अब 10 साल के बाद मैं उसको सेल आउट करूंगा तो क्या सिर्फ मैं 20% एक्सपेक्ट करूंगा, यानी 20 लाख ही एक्सपेक्ट करूंगा? नहीं, 10 सालों के अंदर कंपनी ने क्या किया हुआ है, मार्केट के अंदर एक गुडविल एस्टैब्लिश किया है, रेपुटेशन एस्टैब्लिश किया है। 10 साल के अंदर कंपनी ने ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न किया है, ठीक है, भले डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया बट वो प्रॉफिट में भी मेरा हिस्सा है, ठीक है। उसने गुडविल क्रिएट किया हुआ है, ब्रांड क्रिएट किया हुआ है, उसमें भी मेरा हिस्सा है, ठीक है। तो मुझे अगर शेयर्स ट्रांसफर करना है तो मैं क्या करूंगा, वैल्यूअर के पास से वैल्यूएशन कराऊंगा। कोई मुझे आके कहता है कि आप अपना 20% मुझे दे दीजिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि भाई इसका वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। और कुछ कंपनीज के तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये पॉइंट मेंशन किया जाता है कि अगर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होगा तो उसका वैल्यूएशन किया जाएगा, करवाया जाएगा इंडिपेंडेंट वैल्यूअर के पास, ठीक है, और उसका जो वैल्यूएशन आएगा उसके बेस पे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। पहले उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं हुआ करता था, मैं आपको बता दूं पहले वैल्यूएशन क्या था, तो जो पर्सन टेक्निकली स्ट्रांग है, जिसके पास वैल्यूएशन का टेक्निक्स है, मार्केट को अच्छी तरह से जानता है, ठीक है, वो पर्सन क्या करता था, वैल्यूएशन का काम करता था, ठीक है। कुछ चीजें टेक्निकल होती है। अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो कॉस्ट अकाउंटेंट को बोलेंगे कि भाई मशीनरी का वैल्यूएशन करना है, तो वो क्या करेगा, नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज नहीं है, ठीक है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूछेंगे कि ये जमीन का वैल्यूएशन करना है, कितना करेंगे, ठीक है, तो ये भी उसके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के अंदर नहीं आता, ठीक है। उसके लिए टेक्निकल पर्सन ही चाहिए जो उसका वैल्यूएशन करेगा, ठीक है। तो वैल्यूएशन का जो सर्विसेज है वो पास्ट के अंदर कई कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते थे, ठीक है। इवन जो वैल्यूएशन है उसका स्कोप आप देखोगे तो टैक्सेशन के अंदर भी है, टैक्सेशन के अंदर भी कई जगह पे असेसमेंट के टाइम पे क्या करते हैं, असेसिंग ऑफिसर वैल्यूएशन रिफर करते हैं वैल्यूएशन ऑफिसर को, समझ में आया, और उसे क्या बोला जाता है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। क्या बोला जाता है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, यानी इनकम टैक्स ने ये वैल्यूअर को कंसिडर किया है वैल्यूएशन के काम के लिए, समझ में आया, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ठीक है। पहले उसके ऊपर कोई स्टैंडर्डाइज गाइडलाइंस नहीं थी, ठीक है, स्टैंडर्ड्स नहीं थे, कुछ टेक्निक्स थी जो वैल्यूएशन के लिए अप्लाई होती थी और वो वैल्यूएशन के लिए यूज किया जाता था। उसके बाद क्या हुआ, ये वैल्यूएशन है, वो वैल्यूएशन का कंसेप्ट इंटरनेशनल लेवल पे ग्रो हुआ, ठीक है, उसके ऊपर स्टैंडर्ड्स बने, इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स, क्या इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स बनाए गए। इंडिया के अंदर भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, उसने वैल्यूएशन से रिलेटेड क्या बनाए हैं, स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, ठीक है। बट मेजोरिटी उसके अंदर क्या होता है, रेकमेंडेटरी होता है। अभी कोई ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ या तो रेगुलेशन नहीं बनाया गया है सभी वैल्यूएशन के लिए, समझ में आया, कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो किया जा रहा है, बट ऐसा कोई लॉ नहीं है, ठीक है, जो वैल्यूएशन के ऊपर फोकस किया जाएगा, भाई सभी वैल्यूएशन इसके हिसाब से ही किया जाएगा, नहीं, ऐसा कोई लॉ एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है सभी एसेट्स के वैल्यूएशन के लिए जिसको कोई लॉ कंसिडर करता है। देखिए चैलेंजेस कितना आता है, अभी एक और नया चैलेंज आ गया है, क्रिप्टो करेंसी, अजीब उसका मार्केट है, ठीक है। आप बिटकॉइन को कंसिडर कीजिए, अराउंड 55 लाख गया था, समझ में, उसके बाद 9 लाख हो गया था, ठीक है, अभी 14-15 लाख से अभी 17 लाख के ऊपर आया, अराउंड 17 लाख क्या है उसका प्राइस है। अब किस तरीके से वो चल रहा है, मूवमेंट हो रहा है, कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता, समझ में आया, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी इटसेल्फ चैलेंज है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई ने भी बोला है कि हम अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे, समझ में आया, तो वो डिजिटल करेंसी लॉन्च कर देना, बोल देना, ये इजी टास्क है, बट उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट चीज है। क्रिप्टो करेंसी
इंडिया के अंदर इलीगल नहीं है, उसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्निशन नहीं दिया है। समझ में आया? ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। जो भी क्रिप्टो करेंसीज है वो बैन नहीं है, ठीक है, बट उसको लीगली प्रमोट नहीं किया है। नो डाउट जो लास्ट बजट था उसके अंदर डिजिटल एसेट के ऊपर, ठीक है, क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है, उसका टैक्सेशन का एंगल फाइनलाइज किया हुआ है, बट उसमें भी काफी जगह पे कंट्रोवर्सीज है। तो ये लाइफ में क्या है, नई नई चैलेंजेस आती जाती है, ठीक है। अब आपके पास आ गया क्रिप्टो करेंसी का वैल्यूएशन करो, क्या वैल्यूएशन, ब्लॉकचेन फैसिलिटी क्या है, क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, समझ में आधे को तो यही समझ में नहीं आता, समझ में आया कि ये क्या होता है सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसी से अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर से आई है, क्या हुआ है, अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर से आई हुए, ठीक है। तो ये सब चीजें जब तक आप टेक्निकली नहीं समझोगे तब तक उसका वैल्यूएशन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब स्कोप है, एरिया से जहां पे क्या किया जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है। कुछ एंटिक चीजें होती है, उसका अपना एक अलग ही लेवल है, ये तो कभी कभी मेरी समझ में ही नहीं आता, ठीक है। अभी न्यूज़पेपर के अंदर आया था 200 करोड़ रुपए का एक पेंटिंग। अब 200 करोड़ का पेंटिंग कौन खरीदता है, ये लग्जरी आइटम है। जिन लोगों ने सब कुछ खरीद लिया, अभी भी पैसा पड़ा है, तो वो सब ये सब चीजें खरीदते हैं, समझ में आया। पैसा बहुत पड़ा है, क्या करना है, लाओ 200 करोड़ का पेंटिंग खरीद लिया, ठीक है। कौन खरीदता है 200 करोड़ का पेंटिंग, चलो सोने की कार खरीदी, समझ में आता है, समझ में आया। सोने का आपने घर के अंदर क्या किया हुआ है, सब यूटेंसिल्स बनाया है, ठीक है, बड़े बड़े घरों में होता है, ठीक है। विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई, साराभाई केमिकल, जिसके कैंपस में आप बैठे हैं, ठीक है, ये एटलांटिस के 10 है, वहां पे पहले साराभाई केमिकल्स हुआ करता था, मालूम है आपको। ये पूरा कैंपस जितना भी है, ठीक है, वो साराभाई केमिकल हुआ करता था, वो बंद हो गया, ठीक है, लैंड बिक गया, ठीक है। और ओरिजिनली साराभाई को बहुत कम मिला था, उसके बाद 3-4 बिल्डर्स उसके चेंज हो गए, ठीक है। और उसके बाद अभी के जो बिल्डर्स है वो सबसे ज्यादा उसके ऊपर पैसा बना रहे। ऐसा कहा जाता है कि उनके घर में गोल्ड का ट्रेन घूमता था। क्या आप बैठा हो इन्हें, ठीक है, सपोज आप ड्राइंग रूम के अंदर बैठे हैं, ठीक है, तो गोल्ड का ट्रेन घूमता था, जिसके अंदर खाने का आइटम, पीने का आइटम सब रखा हुआ था, जैसे डाइनिंग टेबल में आता है ना, घूमता रहता है, समझ में आया, जो पसंद आया ले लिया, खा लिया, ठीक है। ये ऐसा ठाट बाट थे उन लोगों के, ठीक है। तो ये चीज आप समझिएगा कि जो वैल्यूएशन है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर हम कंपनी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कंपनी जब सेल आउट हुआ था, तो ये पूरी कंपनी का जितना भी लैंड था उसका भी वैल्यूएशन हुआ था, ठीक है। तो वो भी अगेन एक सब्जेक्टिव मैटर हुआ था। तो वैल्यूएशन को आप उसके स्कोप के बारे में जो भी मैंने डिस्कशन दिया हुआ है उसको आप माइंड में रखिएगा, समझ में आया। और बहुत बड़ा स्कोप है, सीएमए के लिए तो बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो सीएमए इंस्टीट्यूट है उसने ऑलरेडी एक एमओयू साइन किया हुआ है, ठीक है। और वो एमओयू साइन करने के बाद जो भी कॉस्ट अकाउंटेंट्स है उनके एरिया ऑफ प्रैक्टिस के अंदर एक नया विंग ऐड हो गया है, और वो है वैल्यूएशन का प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप फ्यूचर के अंदर सीएमए कंप्लीट होने के बाद वो वैल्यूएशन का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यूएशन को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है, अगेन मैं कोई टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं करूंगा, ठीक है, जो सिंपल वर्ड्स में हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, वही डेफिनेशन में यहाँ पे अप्लाई करूंगा, ठीक है। वैल्यूएशन का मीनिंग क्या होता है, वैल्यूएशन इज एनालिटिकल प्रोसेस। मैं डिफाइन कर रहा हूं उसको, आप फोकस रखिएगा। वैल्यूएशन इज एनालिटिकल प्रोसेस टू एस्टिमेट वर्थ और वैल्यू, टू एस्टिमेट वर्थ और वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स लाइक बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, intangible assets like brand, goodwill, patents, and shares, securities, other assets by using certain techniques, जिसको valuation techniques बोला जाता है, under prescribed conditions and assumptions, ठीक है। ऐसा आप डिस्क्राइब कर सकते हैं वैल्यूएशन के प्रोसेस को। क्या वैल्यूएशन का प्रोसेस एक एनालिटिकल प्रोसेस है। कोई भी वैल्यूएशन करने से पहले आपको एनालिसिस करना पड़ता था। आप रिकॉल कीजिए पार्टनरशिप को, पार्टनरशिप में एडमिशन के टाइम पे आप गुडविल का वैल्यूएशन करते थे, ठीक है। तो उसके अंदर आप क्या करते थे, पिछले 3 साल या तो 5 साल का प्रॉफिट स्टडी करते थे, वो प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, वो देखते थे, उसमें कोई एबनॉर्मल ईयर है या नहीं,
कोई ईयर में स्ट्राइक हुआ है, लॉकआउट हुआ है, उसको आप इग्नोर करते थे। कोई एबनॉर्मल आइटम्स है, ठीक है, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक है, या तो आप ऐसा समझिएगा कि नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, वो सबको आप इग्नोर करते थे। और गुडविल के वैल्यूएशन के लिए आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कंसीडर करते थे। जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स थी, जो नॉन रिकरिंग आइटम्स थी, वो सब आप एलिमिनेट कर देते थे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एनालिसिस हो गया। वो क्या हो गया, एनालिसिस। अगेन कुछ ऐसे भी एडजस्टमेंट आते थे कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था, बट वो गलती से एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर परचेस में कंसीडर कर लिया था। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिकॉर्ड्स हुआ तो ये पता चला कि 1 लाख रुपए का मशीनरी गलती से परचेस अकाउंट के अंदर डेबिट हो गया था, ठीक है। तो आप क्या करते थे, प्रॉफिट को भी रिकॉम्प्यूट करते थे, ठीक है। तो ये एक एनालिटिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, और एनालिटिकल प्रोसेस के थ्रू वैल्यूएशन किया जाता है। तो वैल्यूएशन इज एनालिटिकल प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग वर्थ और वैल्यू। यानी एनालिटिकल प्रोसेस किसके लिए अप्लाई किया जाता है, वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए। और वो वैल्यू किसका आप एस्टिमेट करते हैं, तो एसेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों, जिसके अंदर लैंड, बिल्डिंग, उसके बाद गुडविल, ब्रांड्स, पेटेंट, और उसके साथ आप स्टॉक मार्केट का भी कमोडिटीज कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि शेयर्स है, सिक्योरिटीज है, ठीक है। तो वो सबका वर्थ या तो वैल्यू एस्टिमेट करने का एक एनालिटिकल प्रोसेस है। और वो प्रोसेस के लिए आप वैल्यूएशन टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, वैल्यूएशन टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। और वो वैल्यूएशन टेक्निक्स में जो भी आपने कैलकुलेशन किया हुआ है, टेक्निक्स अप्लाई किया हुआ है, उसके लिए आपने सर्टेन एजम्पशंस किए हैं, सर्टेन कंडीशंस के बेस पे आपने एजम्पशंस किया हुआ है, और उसके बाद आपने वैल्यू कंप्यूट किया है। और यही एक रीजन है कि वैल्यूएशन है वो ऑलवेज सर्टेन एजम्पशंस और सर्टेन कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, सर्टेन एजम्पशंस कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसीलिए वो सब्जेक्टिव हो जाता है। और जब आप अलग अलग पर्संस को वैल्यूएशन के लिए वर्क अलोकेट करते हैं तो सबका वैल्यूएशन अलग आएगा, ठीक है। तो जब हम बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे तो ये पॉइंट हम ऑब्जर्व करेंगे कि सर कुछ एग्जांपल्स में हमने वैल्यूएशन इस तरीके से किया था, अब ये एग्जांपल में वैल्यूएशन इस तरीके से करते हैं, तो ऐसा हमने क्यों किया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सब्जेक्टिव है। जब बायर एंड सेलर मिलते हैं, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस का मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, तो मैं और आप मिलके क्या कर रहे हैं, बिजनेस रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यानी अमालगमेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो टाइम पे मैंने और आपने नेगोशिएशन में जो फाइनलाइज किया हुआ है, आपकी एसेट का वैल्यूएशन कैसे होगा, मेरी एसेट का वैल्यूएशन कैसे होगा, तो जो भी वैल्यूएशन है वो उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। अगर कोई और दो पर्सन है, दो कंपनी से, उन लोगों ने अमालगमेशन किया हुआ है, तो उन लोगों ने अपने नेगोशिएशन के अंदर जो चीज फाइनलाइज किया होगा, ठीक है, उसके बेस पे वैल्यूएशन किया जाएगा, ठीक है। जो वैल्यूएशन का प्रोसेस है वो तो प्रैक्टिकली हम वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के टाइम पे हम लर्न करेंगे ही, बट कुछ चीजें आपने पास में अप्लाई कर दिया था बट लॉजिक आपने समझा नहीं था। गुडविल के वैल्यूएशन के लिए आप 3 साल या तो 5 साल का प्रॉफिट का एवरेज लेते थे, ठीक है। अब 3 साल ही क्यों लेना है, 5 साल ही क्यों लेना है, उसका कोई लॉजिक है? मैं आपको यह कहता हूं कि 1975 से मैंने एक कंपनी का शुरुआत किया है और अभी 2022 चल रहा है। 1975 से 2022 ऑलमोस्ट कितना साल हो गया, 47 ईयर्स हो गए। समझ में आया कितना हो गया, 47 ईयर्स हो गए, ठीक है। तो अब मैं अपनी कंपनी के गुडविल का वैल्यूएशन करवाना चाहता हूं, ठीक है। तो अब गुडविल के वैल्यूएशन के लिए कितना ईयर्स आप सिलेक्ट करोगे? मेरा तो 47 ईयर्स का हिस्ट्री है, तो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए 3 साल 5 साल जो आप लेते थे, ठीक है, वो तो एग्जाम्पल के अंदर दे दिया था कि भाई ABC 3 पार्टनर है, अब डी को एडमिट कर रहे हैं और सभी पार्टनर ने ये डिसाइड किया हुआ है कि पिछले 3 साल का जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसके बेस पे गुडविल का वैल्यूएशन करना है, 2 इयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, ये बेस लिया जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको एग्जाम्पल में दे दिया था। आपने ऑफिस खोला और एक कस्टमर आया कि मेरा कंपनी 47 ईयर्स से गुडविल का वैल्यूएशन करवाना है, तो अब तो आपको सब चीजें आइडेंटिफाई करनी है। प्रॉफिट्स क्या होना चाहिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या चीजें हम कंसिडर करेंगे। अब आप ऐसा समझिएगा कि आपके पास जो क्लाइंट आता है उसका भी आपको हिस्ट्री देखना पड़ेगा, उसका इंटेंशन देखना पड़ेगा। अगर सेलर आपके पास आता है तो
आप कंसल्टेंट है तो आप क्या गाइड करोगे, अरे मैं आपको मैक्सिमम दिलवाऊंगा, समझ में, क्योंकि आपका क्लाइंट सेलर है और सेलर को जितना ज्यादा पैसा मिले, ठीक है, उतना आपके लिए अच्छा होगा, वो खुश हो जाएगा, क्या एनालिस्ट मिला है मुझे, ठीक है। और अगर आपके पास बायर आया कि इसका वैल्यूएशन करना है, खरीदना है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, मैं कम से कम वैल्यूएशन लाऊंगा, सामने वाले का जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है, ठीक है, वो सब क्या करूंगा, इकट्ठा करूंगा कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, तो सब्जेक्टिव हो जाता है, क्या हो जाता है, वैल्यूएशन क्या हो जाता है, सब्जेक्टिव हो जाता है। कोई एक स्टीरियोटाइप रूल्स, स्टैंडर्ड रूल्स आप हर वैल्यूएशन के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। वहां पे हर एक चीज का वैल्यूएशन उसके प्रिवेलिंग कंडीशंस और अंडरलाइन एजम्पशंस के बेस पे किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूएशन का मैंने आपको मीनिंग समझा दिया, ठीक है। क्या होता है मीनिंग उसका, वैल्यूएशन इज एनालिटिकल प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग वैल्यू और वर्थ ऑफ सर्टेन एसेट्स अंडर प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस और assumptions by utilizing valuation techniques, ठीक है। आप लोग नोटबुक एक बना दीजिएगा, लाए हैं नोटबुक, लाए आप नोटबुक बनाया है, यस, तो नोटबुक ओपन कीजिए, हम शुरुआत करते हैं, ठीक है, चलिए। और ये वैल्यूएशन का जस्ट इंट्रोडक्शन था। अब उसके बाद हम जो शुरुआत करेंगे वो है हमारा टॉपिक मर्जर एंड एक्विजिशन, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, ठीक है, चलिए। ऑनलाइन भी जो बच्चे हैं, ठीक है, वो नोटबुक के अंदर अब लिखना शुरू कीजिएगा। टॉपिक का नाम लिखिएगा वैल्यूएशन ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। वैल्यूएशन ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। अगर बच्चों आप लोगों के पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो इंस्टीट्यूट की साइट के ऊपर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है और ओल्ड और न्यू स्टूडेंट्स दोनों है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्डाइज एग्जांपल्स सिलेक्ट करेंगे और उसके बेस पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो स्टडी मटेरियल होगा उसके अंदर इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ डिफरेंस रहेगा, ओल्ड और न्यू के अंदर कुछ डिफरेंसेस है, कुछ न्यू टॉपिक्स है। जो न्यू सिलेबस वाले हैं उन लोगों के अंदर कंटेंट ज्यादा है, पुराने वाले हैं उसमें कंटेंट कम है, ठीक है। पुराने के अंदर जो इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स थे वो नहीं थे, नए के अंदर वो चीजें इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो वो सब चीजें हम स्टैंडर्डाइज कर देंगे और डिटेल में ही पढ़ेंगे। कोई भी पॉइंट होगा, आप ओल्ड सिलेबस में होंगे या तो न्यू सिलेबस में होंगे, वो हम डिटेल में ही पढ़ेंगे। आप ओल्ड में एग्जाम दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, न्यू में एग्जाम दोगे तो भी वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है, ऐसे ही हम स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए, लिख दिया टॉपिक का नाम वैल्यूएशन ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। अब उसके अंदर लिखिए इंट्रोडक्शन, ऐसा हेडिंग लिखिए इंट्रोडक्शन। यस, इंट्रोडक्शन। उसके अंदर लिखिए, मैं डिक्टेट करता हूं बच्चों, अंदर लिखता नहीं, ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा। लिखिए इंट्रोडक्शन के अंदर वैल्यूएशन इज एनालिटिकल, वैल्यूएशन इज एनालिटिकल प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग the worth, WORTH, the worth or value of tangible assets, ब्रैकेट के अंदर लिखेगा लाइक बिल्डिंग, लैंड, बिल्डिंग कॉमा लैंड कॉमा प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा, ब्रैकेट ओवर कॉमा इंटेंजिबल एसेट्स,
ब्रैकेट में लिखिएगा गुडविल, कॉमा पेटेंट, कॉमा ब्रांड एटसेट्रा etc, ब्रैकेट ओवर, कॉमा शेयर्स, कॉमा सिक्योरिटीज, कॉमा अदर एसेट्स, कॉमा बिजनेस, कॉमा एटसेट्रा etc, by using the prescribed valuation techniques लिखा, by using prescribed valuation techniques under the prescribed conditions and assumptions. Full stop. The process of valuation is इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा सब्जेक्टिव। जो वैल्यूएशन का प्रोसेस है वो सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव का मतलब क्या होगा कि अगर अलग अलग पर्सन्स है वो सेम एसेट का वैल्यूएशन करते हैं तो भी सबका वैल्यूएशन क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, यस। अब बच्चों बीवीएम के अंदर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, उसके अंदर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज, ये सब हम सेपरेटली लर्न करेंगे। हर एक टॉपिक को सेपरेट लर्न करेंगे। हमारा जो अभी नया टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं वो क्या है, वैल्यूएशन ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। ठीक है, तो वो टॉपिक हमारा है। अब मर्जर एंड एक्विजिशन ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, पर्टिकुलरली जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स है और उसमें भी पर्टिकुलरली जो फाइनल के स्टूडेंट्स है उन लोगों के लिए नया नाम नहीं है। ग्रेजुएशन के अंदर या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने ऑलरेडी अमाल्गमेशन लर्न किया है, अमाल्गमेशन, एब्सॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन। अमाल्गमेशन के लिए आपने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी लर्न किया होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अकाउंटिंग फॉर अमाल्गमेशन। ठीक है, ग्रेजुएशन में था ना अमाल्गमेशन, यस। और अमाल्गमेशन के रूल्स भी आपने स्टडी किए होंगे कि अमाल्गमेशन है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हो सकता है, या तो अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस हो सकता है। अगर अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड हम अप्लाई करेंगे अकाउंटिंग के लिए। अगर अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस है तो परचेस मेथड अप्लाई करेंगे। ये सब आपने ऑलरेडी लर्न किया है। जो लर्न किया है वो अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स है। क्या है, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स है। आपने लर्न क्या किया हुआ है कि दो कंपनीज का अमाल्गमेशन होगा तो वो वहां पे परचेसिंग कंपनी के बुक्स में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आएगा और सेलिंग कंपनी के बुक्स में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आएगा। तो आपने अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स लर्न किया हुआ है, आपने मैनेजरियल एस्पेक्ट लर्न नहीं किया हुआ है। ये जो बिजनेस वैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट है उसके अंदर हम क्या करेंगे, मर्जर एंड एक्विजिशन के मैनेजरियल एस्पेक्ट लर्न करेंगे। अब सर ये मैनेजरियल एस्पेक्ट क्या होता है, तो ऑलवेज एक चीज याद रखिएगा कि मर्जर एंड एक्विजिशन होता है तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि बहुत डिटेल प्रोसेस होता है और उसके अंदर जो सबसे क्रूशियल पार्ट होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। और परचेज कंसिडरेशन मर्जर एक्विजिशन के अंदर डिटरमाइन करने के लिए एक सिंपल रूल याद रखिएगा कि जिसका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा ना, ठीक है, उसकी फेवर में क्या जाएगा, वैल्यूएशन जाएगा। ठीक है, अगर बड़ी कंपनी, वेल नोन कंपनी है जिसका मार्केट में काफी अच्छा रेपुटेशन है, गुडविल है, ब्रांड है, वो अगर छोटी कंपनी को बाय करेगी तो छोटी कंपनी का बार्गेनिंग पावर बहुत कम रहेगा क्योंकि वो बड़े के साथ मर्ज होगी तो वो भी बड़ी हो जाएगी। समझ में आया, उसके शेयर होल्डर्स भी क्या होंगे, बड़े होंगे। ठीक है, तो वो सिचुएशन के अंदर जो स्ट्रॉन्गर कंपनी होगा उसका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा। ठीक है, ये नॉर्मल रूल है। जो बायर एंड सेलर है उसमें से
जिसका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा, जिसका स्ट्रॉन्ग पोजीशन ज्यादा होगा, जिसका नीड्स ज्यादा होगा, ठीक है, उसके हिसाब से क्या होता है, वैल्यू डिटरमाइन होता है। ठीक है, कई बार क्या होगा, आपने प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि कोई प्रॉपर्टी का उतना वैल्यू नहीं होता, बट बाइंग नीड्स है तो क्या कर रहे हैं, लेना पड़ेगा। ठीक है, आपने कोई जगह पे बिजनेस का शुरुआत कर दिया, ठीक है, शॉप शुरू कर दिया, और वहां पे आपने शुरुआत किया था किराए की शॉप से शुरुआत किया था, बट 3-4-5 साल के अंदर क्या हो गया, ठीक है, मार्केट में आपने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, अब वो पोजीशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब मकान मालिक क्या बोलता है, दुकान खाली करो या तो किराया, 15,000 चलता है, वो किराया कितना मांगेगा, 40,000 मांगेगा। समझ में आया, 40,000 मेरे को देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी नजर में आ गया कि आप अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, तो अभी उसकी तो गरज है, दुकान तो खाली करके नहीं जाएगा, 40,000 मांगूंगा, देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको आगे क्या बोलेगा, 40,000 लाओ। ठीक है, आप बोलेगे सर क्या 15,000 से सीधा 40,000 इतना, क्योंकि 40,000 नहीं देना है तो प्रॉपर्टी खरीद लो। ठीक है, अब प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है, 60 लाख रुपया, बट मांगेगा कितना, 80 लाख लाओ, 90 लाख लाओ। समझ में आया, तो अब वो सिचुएशन के अंदर नीड्स किसका है, बायर का है। समझ में आया, उसको धंधा करना है। ठीक है, तो वो क्या सोचेगा, चलो 20 लाख दे देता हूं, 2 साल के अंदर रिकवर हो जाएगा, प्रॉपर्टी तो अपना हो जाएगा। समझ में आया, तो उसको आइदर किराया ज्यादा देना पड़ेगा या तो प्रॉपर्टी खरीदना पड़ेगा। ऐसे लाइव केसेस आपने देखे होंगे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, एंड इट्स फैक्ट। ठीक है, तो डिपेंड, जो वैल्यूएशन है वो आपके नेगोशिएशन के ऊपर, आपके नीड्स के ऊपर भी जाता है। ठीक है, तो जो मर्जर एंड एक्विजिशन है उसके अंदर मैंने आपको समझाया, हम लर्न क्या करेंगे, मैनेजरियल एस्पेक्ट लर्न करेंगे कि अगर मर्जर एंड एक्विजिशन होता है तो परचेस कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, और वो परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट है वो दोनों कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स है, ठीक है, उन लोगों के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स एंड परचेसिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है, और मर्जर एंड एक्विजिशन है उसके लिए शेयर होल्डर्स है वो अप्रूवल कब देंगे, आप सोचिए, जो मर्जर एंड एक्विजिशन है उसके लिए शेयर होल्डर्स अप्रूवल कब देंगे, जब शेयर होल्डर्स को ऐसा लगेगा कि ये मर्जर एंड एक्विजिशन का पोटेंशियल काफी हाई है, और ये मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ तो जितने भी शेयर होल्डर्स है वो सबको फायदा होगा, सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी फायदा होगा और परचेसिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी फायदा होगा। ठीक है, तब वो क्या करेंगे, मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए अप्रूवल देंगे। ठीक है, तो ये जो मैनेजरियल एस्पेक्ट है वो सब हम लर्न करेंगे, अदरवाइज बाकी सब पॉइंट्स है वो सीएफआर में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, सीए में फाइनल के अंदर, सीएफआर के अंदर अमालगमेशन, एब्सॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है, उसकी जगह पे इंड एस 103 है, बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है, और वो काफी डिटेल में है, सीएमए लेवल पे उतना डेप्थ नहीं रखा हुआ है, बट अदरवाइज जो इंड एस 103 है, बिजनेस कॉम्बिनेशन, वो काफी डिटेल के अंदर है। मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ न्यू सिलेबस के अंदर। ठीक है, और जो होल्डिंग कंपनी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसकी दैट मींस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने जो पढ़ा होगा, ठीक है, वो भी अभी सीएमए फाइनल के अंदर इंड एस के हिसाब से आपको पढ़ना है। ग्रेजुएशन के अंदर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ा होगा, अमालगमेशन एस 14 के हिसाब से पढ़ा होगा, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एस 21 के हिसाब से पढ़ा होगा। बट यहाँ पे आपको इंड एस अप्लाई करना है, इंड एस 103, इंड एस 110, ठीक है, वो सब आपको अप्लाई करना है, और काफी डेप्थ है। इंड एस आप ऐसा समझिएगा कि आप उसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो उसका प्रैक्टिकल रिलेवेंस आप कभी नहीं जान पाओगे। ठीक है, सिर्फ इंड एस अच्छी तरह से आपको सीखना है तो 8 से 10 महीना चाहिए, तब जाके आप इंड एस को प्रॉपरली प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अप्लाई करने के लिए समझ पाओगे। ठीक है, वैसे तो कुछ भी सीखना है तो टाइम कम भी होता है और ज्यादा भी होता है, बट प्रैक्टिकल वे में आप अगर उसको समझ के अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए टाइम चाहिए आपके पास। ठीक है, चलिए, तो अमालगमेशन का नॉर्मल मीनिंग आपको मालूम है। अमालगमेशन में ऐसा आपने सीखा होगा, अमालगमेशन इंक्लूड्स मर्जर एंड एक्विजिशन। ठीक है, और मर्जर का मतलब क्या होगा कि दो कंपनीज मिलके अगर नई कंपनी बनाती है, ठीक है, तो उसे मर्जर बोला जाता है। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड अगर मर्ज होके ए बी लिमिटेड बनाती है तो उसे क्या बोला जाता है, मर्जर बोला जाता है। और एक एग्जिस्टिंग कंपनी अगर दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर करती है तो उसे एक्विजिशन या तो परचेस बोला जाता है। ठीक है, ये सब आप लोगों ने लर्न किया हुआ है। ठीक है, तो ये नॉर्मल मीनिंग है जो हम कंटिन्यू करेंगे। अगेन
अमालगमेशन का जो अकाउंटिंग एस्पेक्ट है वो भी आपने लर्न किया हुआ है ES 14 के हिसाब से, बट ये सब मीनिंग है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, लीगल एस्पेक्ट है, वो बीवीएम में रिलेटेड नहीं है। बीवीएम में मैनेजरियल एस्पेक्ट रिलेवेंट है। अब मैनेजरियल एस्पेक्ट में क्या क्या आता है, तो सबसे पहला मैंने आपको समझाया कि मर्जर एक्विजिशन होता है तो परचेस कंसिडरेशन क्या आएगा। अगर मर्जर एक्विजिशन होता है तो मर्जर एक्विजिशन की वजह से कंपनी के अर्निंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, कंपनी की मार्केट वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ये सब पॉइंट्स हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर दो कंपनीज है वो मर्ज हो रही है तो उसके शेयर होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट करेंगे, मर्जर के बाद अर्निंग्स बढ़ना चाहिए, कंपनी का जो मार्केट प्राइस है, जो कंपनी की वेल्थ है शेयर होल्डर्स की, वो बढ़नी चाहिए। समझ में, तभी वो लोग क्या करेंगे, अप्रूवल देंगे। ठीक है, और ये जो मर्जर एंड एक्विजिशन है वो अलग अलग तरीके का भी हो सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप देखोगे तो मर्जर एक्विजिशन अलग अलग तरीके का हो सकता है। अकाउंट्स के अंदर आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। बट अगर आप मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाई करना चाहते हैं तो मर्जर अलग अलग तरीके का हो सकता है, जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल मर्जर। अब हॉरिजॉन्टल मर्जर का मतलब क्या होगा कि जो सेलिंग फर्म और जो परचेसिंग फर्म है वो दोनों सेम लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर होगी। वोडाफोन आइडिया, समझ में आया, वोडाफोन किसमें था, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर था, आइडिया कहां पे था, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर था, तो वोडाफोन आइडिया क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल मर्जर। ठीक है, उसके बाद जो देना बैंक था, विजया बैंक था, उसका बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ क्या हुआ, मर्जर हो गया। ठीक है, तो वो भी क्या था, बैंकिंग बिजनेस के अंदर थी, एट पार थे, वो सब क्या थे, एट पार थे, तो उसको हॉरिजॉन्टल मर्जर बोला जाता है। दैट मींस बोथ द कंपनीज आर इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस, वो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल मर्जर। दूसरा क्या आता है, वर्टिकल मर्जर। अब वर्टिकल मर्जर का मतलब क्या होता है कि कई बिजनेस के अंदर एक सप्लाई चेन होता है। क्या होता है, सप्लाई चेन होता है। दैट मींस आपका जो फिनिश गुड्स है वो मेरे लिए रॉ मटेरियल है, आपका जो फिनिश गुड्स है वो मेरे लिए रॉ मटेरियल है। मैं सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं कि सपोज मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रहा हूं, मैं हाईवेज बना रहा हूं, मैं पोर्ट बना रहा हूं, ठीक है, मैं एयरपोर्ट्स बना रहा हूं, ठीक है, ये मेरी कंपनी का काम है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। तो अब मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए मुझे सीमेंट परचेस करना पड़ेगा, यस, मुझे स्टील परचेस करना पड़ेगा, यस। तो आपकी कंपनी अगर सीमेंट मैन्युफैक्चर करती है तो सीमेंट आपके लिए क्या हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, बट वही सीमेंट आप मुझे एज अ रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। अगर आप स्टील मैन्युफैक्चरर है तो आपका फिनिश प्रोडक्ट क्या होगा, स्टील, जो आप मुझे सप्लाई करोगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो जो वर्टिकल मर्जर होता है उसके अंदर क्या होगा कि जो सप्लायर एंड कस्टमर होगा वो दोनों के बीच में मर्जर होगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं कि अदानी है, ठीक है, वो एयरपोर्ट बना रहा है, पोर्ट बना रहा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। अब वो तो पक्का बिजनेसमैन है, वो क्या सोच रहा है कि मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम आया है, ठीक है, तो उसमें से तो मैं पैसे कमाऊंगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मुझे सीमेंट चाहिए, यस, तो जो सीमेंट बेचने वाली कंपनी है वो मुझे सीमेंट बेचेगी तो उसमें वो भी प्रॉफिट अर्न करेगी, यस। तो अगर मेरा सीमेंट का भी कंपनी हो गया तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा, सीमेंट जो बिकता है उसमें भी मेरा प्रॉफिट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके अंदर भी मेरा प्रॉफिट। तो क्या करेंगे, सीमेंट कंपनी इसको बाय कर लो, समझ में आया। तो मेरा जो सप्लायर था सीमेंट का, वो सप्लायर कंपनी मैंने क्या किया, बाय आउट कर लिया, समझ में आया। तो उसे क्या बोला जाएगा, वर्टिकल मर्जर बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। अब कॉन्ग्लोमरेट मर्जर का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग एंटिटीज जो अलग अलग लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर है उन दोनों के बीच में क्या होता है, मर्जर होता है, उन दोनों के बीच में मर्जर होता है। यानी पेट्रोलियम कंपनी है और सॉफ्टवेयर कंपनी है। अब पेट्रोलियम कंपनी क्या करती है, सॉफ्टवेयर कंपनी को बाय करती है, तो दोनों का लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, अलग अलग है। एक पेट्रोलियम इंडस्ट्री है और दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। ठीक है, तो दोनों का लाइन ऑफ बिजनेस सेपरेट है। अब वो दोनों का अगर मर्जर होता है तो उसे कॉन्ग्लोमरेट मर्जर बोला जाता है। अब कॉन्ग्लोमरेट मर्जर के पीछे क्या लॉजिक है, तो जब कोई पर्सन अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, बच्चों समझिए, जो बिजनेस है वो बिजनेस को आप बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स है वो सबके अलग अलग नाम है। एक्सपांशन से भी बिजनेस बढ़ता है और डाइवर्सिफिकेशन से भी बिजनेस बढ़ता है, ठीक है। बट एक्सपांशन का मीनिंग क्या होता है, आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसे आप बढ़ा रहे हैं। सपोज मेरा पेट्रोलियम का बिजनेस सिर्फ गुजरात के अंदर है,
बट अब मैं पेट्रोलियम के बिजनेस को ही महाराष्ट्र के अंदर डेवलप करना चाहता हूं, ठीक है, और वो एग्जीक्यूट करता हूं तो उसे मैं एक्सपांशन बोलूंगा, क्योंकि वो मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस है और उससे मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, बढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो उसे एक्सपांशन डिसीजंस बोला जाता है। बट अगर मैं रेवेन्यू बढ़ाने के लिए न्यू लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर एंट्री ले रहा हूं तो उसे क्या बोला जाता है, डाइवर्सिफिकेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन क्यों किया जाता है, तो ओवरऑल बिजनेस को, क्या ओवरऑल जो बिजनेस रिस्क है उसको रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखिएगा कि जो अलग अलग इंडस्ट्री है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, एफएमसीजी है, ठीक है, तो ये जो अलग अलग इंडस्ट्री है, ठीक है, वो अलग अलग इंडस्ट्री का सबका अपना एक पर्टिकुलर रिस्क है। अब हम बात करेंगे लग्जरियस आइटम्स की। सपोज मैं महंगी कार्स की बात करता हूं, ठीक है, तो मर्सिडीज है, जो BMW है, वो सब लग्जरियस कार्स के अंदर आते हैं, ठीक है। उसका क्लास कस्टमर अलग होगा, ठीक है, और जो छोटी कार से सेडान है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट कंसिडर कर सकते हैं, उसका क्लास अलग है, समझ में। अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो लग्जरियस कार का कम होगा, जो मिडिल क्लास के लिए बनाई गई है उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है। कई बार आप नोटिस क्या करोगे, एक ही कंपनी है, वो अपनी अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर कंपटीशन कर रही है। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का दूंगा, HUL, ठीक है, लाइफ बॉय साबुन उसका है, डव उसका है, पियर्स उसका है, ठीक है। अब आप ऐसा सोचिएगा कि ये तीनों साबुन ही है, तीनों नहाने के साबुन है, यस, बट फिर भी क्या है, सब का प्राइस अलग अलग है। लाइफ बॉय मान लीजिएगा कि 15-20 रुपए के आसपास आता होगा, डव 40 रुपए के आसपास आता होगा, और पियर्स है वो 60-70 रुपए के आसपास आता होगा। इंटर कॉम्पिटिशन, समझ में आया। रूरल एरियाज के अंदर आप जाओगे, ठीक है, तो लाइफ बॉय ही दिखाई देगा। उसके बाद आप अर्बन एरिया के अंदर आओगे तो वहां पे जो मिडिल क्लास है वो डव के रेंज में जो भी प्रोडक्ट है वो सब बाई करती है, ठीक है, और जो अपर क्लास में आप जाओगे तो वहां पे जो पियर साबुन है वो इस्तेमाल करेंगे। शैम्पू में भी ऐसा होता है, समझ में। आप देखिए HUL के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, ठीक है, साबुन के अंदर नंबर ऑफ चॉइसेस आपके पास है, साबुन के अंदर नंबर ऑफ चॉइसेस, शैम्पू के अंदर नंबर ऑफ चॉइसेस, टूथपेस्ट के अंदर भी नंबर ऑफ चॉइसेस, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता था जब साबुन का एडवर्टाइजमेंट खूबसूरती के लिए नहीं आता था। हम जब छोटे थे और दूरदर्शन के ऊपर लाइफ बॉय का ऐड आता था तो उसका स्लोगन होता था, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, समझ में आया। यानी साबुन से नहाने से खूबसूरती नहीं बढ़ती, तंदुरुस्ती बढ़ती है, समझ में आया। बट आज की तारीख में आप देखिए साबुन की ऐड में क्या आता है, समझ में आया, खूबसूरती का राज, ठीक है। आपकी खूबसूरती का राज क्या है, एक लड़की होती है, ठीक है, उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं, बाद में छोटी लड़की आती है, मम्मी आपकी शादी हो गई है, इतनी बड़ी बेटी, ऐसे एडवर्टाइजमेंट आती है, ठीक है। तो उनका फोकस देखें, पहले के जमाने में, यानी जब हम स्कूल के अंदर थे वो टाइम पे, अगर आप नमक से, ठीक है, अपने दांत साफ करते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, समझ में आया। नमक को थोड़ी टूथपेस्ट में यूज होता है, बट बाबा रामदेव ने क्या किया, सबको काम पे लगा दिया। आपके टूथपेस्ट में नमक है, जो कंपनीज पहले अपोज करती थी कि टूथपेस्ट में नमक नहीं होना चाहिए, उन्होंने क्या किया, नमक, नीम का टूथपेस्ट, आप ऐसा समझिएगा, लिमड़ानु पान, ठीक है। बाबा रामदेव ने क्या किया, सबको किनारे पे, दंत क्रांति, सबके लिए दंत क्रांति। तभी बड़ी बड़ी कंपनीज ने, HUL ने भी क्या किया, वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, समझ में। आप पक्के बिजनेसमैन है, ठीक है। बाबा रामदेव है, उसने भी क्या किया, बिजनेस बड़ा एक्सपांड कर दिया। बिजनेसमैन क्यों बोल रहा हूं मैं, ठीक है, क्यों बोल रहा हूं मैं बिजनेसमैन, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, भले बाबा है, ठीक है, बट अल्टीमेटली ही इज बिजनेसमैन। लोग 60 रुपए के अंदर दूध नहीं बेच पाते और वो 120 रुपए में गौमूत्र बेचते हैं, समझ में, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसको आप बिजनेसमैन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ठीक है। एक टाइम ऐसा था गौमूत्र फ्री में मिलता, समझ में, आपके घर में यज्ञ होता था, ठीक है, एक कुछ सुप्रसंग होता था, तो जो भी रबारी कम्युनिटी थी उसको आप इंटीमेट करते थे कि भाई पूजा के लिए आप थोड़ा दे दीजिएगा, वो चीज बोतल में दे दिया उन्होंने, समझ में आया, ठीक है। तो उसको बिजनेसमैन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर ये जो हमने डिस्कशन किया वो अलग अलग टाइप्स ऑफ मर्जर है। अकाउंट्स में क्लासिफिकेशन अलग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर अमालगमेशन का मीनिंग अलग है, बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर जो आपका बिजनेस कंट्रोल, दैट मींस कंट्रोल को फोकस किया गया है, उसका मीनिंग अलग है, और मैनेजमेंट के अंदर मर्जर एक्विजिशन का क्लासिफिकेशन अलग अलग है, ठीक है। तो मैं जस्ट ये आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि BVM के अंदर हम सिर्फ मैनेजरियल एस्पेक्ट लर्न करेंगे, उसके अंदर
परचेज कंसिडरेशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या आएगा, परचेसिंग कंपनी का बैलेंस शीट क्या आएगा, ऐसा कोई पॉइंट हमें डिस्कस नहीं करना है। वो सब आप डिस्कस किसमें करोगे, सीएफआर के अंदर करोगे। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों आप लोग? ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है उसमें हम आगे बढ़ते हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन। अब बच्चों 1 सेकंड, लिखिए आगे पैराग्राफ करके। अमालगमेशन includes merger and acquisition. Full stop, आगे। In case of merger, two or more companies combines merges MERGES to form a new entity, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, इन केस ऑफ एक्विजिशन और परचेज, कॉमा, वन एग्जिस्टिंग कंपनी acquires the business of another existing company. फुल स्टॉप। पैराग्राफ करके लिखिएगा, एज पर अब आगे क्या लिखेंगे, किस तरीके से लिखेगा, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, ए और एस कैपिटल रखिएगा। ठीक है, जब भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोलो तो उसमें ए और एस कैपिटल रखिएगा। ठीक है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 डैश, क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 का नाम, अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। लिखिए, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन, कॉमा, the amalgamation is classified into the following two categories, दो कैटेगरी में हम क्लासिफाई करेंगे, into two categories by the financial accountant, into two categories by the financial accountant. फर्स्ट लिखे, उसमें 1 करके, amalgamation in the nature of merger, amalgamation in the nature of merger. सेकंड लिखिए, amalgamation in the nature of purchase, amalgamation in the nature of purchase. full stop, paragraph. But comma, such classification
and its accounting treatment are not relevant for the finance manager, are not relevant for the finance manager, are not relevant फॉर दी फाइनेंस मैनेजर। जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट होगा उसके लिए ये सब क्लासिफिकेशन, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेवेंट है। फाइनेंस मैनेजर के लिए ये रिलेवेंट नहीं है। फाइनेंस मैनेजर तो मैनेजरियल एस्पेक्ट देखेगा, फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखेगा। समझ में? लिखे पैराग्राफ करके, द फाइनेंस मैनेजर is more concerned, CONCERNED, concerned about the managerial aspects of merger and acquisition ब्रैकेट में लिखिएगा एग्जाम्पल गिवन करके, what should be the amount of purchase consideration, what should be the amount of purchase consideration comma, what would be the impact of merger and acquisition on the earnings and market value oblique wealth of the combined combined entity oblique merged entity MERGED merged entity। ये वर्ड हम यूज करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पूरा जो मर्जर एंड एक्विजिशन होगा उसके अंदर हम ये कंबाइंड एंटिटी या तो मर्ज एंटिटी, ये वर्ड हम यूज करेंगे किसके लिए? परचेसिंग कंपनी के लिए, या तो जो नया कंपनी मर्जर एक्विजिशन की वजह से क्रिएट हुआ है उसके लिए, ठीक है। और जो सेलिंग फर्म होगा उसके लिए हम टारगेट फर्म वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? टारगेट फर्म, यानी जिसका हमें एक्विजिशन करना है वो हमारे लिए टारगेट फर्म होगा, और जिसने एक्विजिशन किया है वो हमारे लिए एक्वायरिंग फर्म होगा, या तो कंबाइंड एंटिटी होगा या तो मर्ज एंटिटी होगा, ठीक है। अब ये जो कंप्यूटेशन पार्ट है इट रिक्वायर्स सर्टेन कंटिन्यूटी, ठीक है। तो जो मर्जर एंड एक्विजिशन के मैनेजरियल एस्पेक्ट्स हमें प्रैक्टिकली लर्न करने हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बच्चों मैं एक चीज आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, बीबीएम के पेपर के अंदर मर्जर एंड एक्विजिशन के ऊपर क्वेश्चंस आते ही है। बीबीएम के अंदर मर्जर एंड एक्विजिशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और उसको आपको कैश मार्क के अंदर कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। कुछ बेसिक रूल्स है वो मैं आपको प्रैक्टिकली कल के लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मर्जर एंड एक्विजिशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया मर्जर एंड एक्विजिशन का, बीबीएम जो हमारा सब्जेक्ट है उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। ये आप ऐसा समझिएगा कि हमारा एक वार्म अप था, ठीक है। जैसे क्रिकेट खेलने से पहले क्या होता है? एक वार्म अप होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? नेट प्रैक्टिस होता है, और उसके बाद क्या होता है? फिर
जो रियल मैचेस है वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वार्म अप खत्म हो गया। ठीक है, इंटरैक्टिव सेशन था वो खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, सीधा टॉपिक है उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर हम जाएंगे। ठीक है, आज जो मैंने डिस्कशन किया उसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं लेक्चर कंक्लूड करता हूं, एंड करता हूं। कोई डाउट है बच्चों आप लोगों को? एनीवन? नहीं है? ठीक है, ओके, तो मैं कंक्लूड करता हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट बच्चों।